एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 92 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था, जो अपना युंग लियान था उसके साथ हुआ था खतरनाक वाला धोखा। उसको ना एक प्यादे की तरह यूज करा गया था डोंग फेंग चांग फेंग के द्वारा, और एक प्यादा बन के रह गया था वो इन सबके बीच में। और उसके जो दो दोस्त थे, जो मेन यार थे, जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा था, वो तो उसका सामने जलते हुए मारे गए। और यहाँ पे जो डोंग फेंग चांग फेंग था, जिसके मतलब जिसको सबसे ज्यादा अपना एडमायर करता था युंग लियान, वो जो डोंग फेंग चांग फेंग था, उसको तो भाई उसने कुछ करा नहीं। और यहाँ तक बोला जाए तो शायद उसके ही प्लान के चक्कर में ये सारे लोग मारे गए थे। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा बहुत एडमायर भी कर रहा था डोंग फेंग चांग फेंग को, और ऊपर से रिग्रेट गिल्ट एकदम शर्मिंदा बहुत ज़्यादा था अपना युंग लियान। तो अब उसके आगे का सीन देखते हैं, एपिसोड 92। लेट्स स्टार्ट। डोंग फेंग चांग फेंग कहता है, ऑल राइट युंग लियान, जाओ और गु फॉर्मेशन कंप्लीट करो। बस ये लास्ट राउंड क्रॉस कर लो, तुम्हें मेरी मेन बॉडी की असली इनहेरिटेंस मिल जाएगी। और हाँ, तुम ओल्ड लॉर्ड कांगयांग, तुम यहीं मरोगे आज। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग एकदम पीछे हटा, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा एरोगेंट था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, "हैं, मैं अकेला जरूर हूँ, लेकिन तुम लोग भी सिर्फ रैंक 6 के हो, वो भी एक विल के साथ। मेरी जान लेना चाहते हो? भूल मत, मेरा एक अलाई तुम्हारे बीच में छुपा हुआ है। और बाहर के डोमिनिक पाथ के गो इमोर्टल्स, वो तो भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं। तुम्हारे पैंथम बीस्ट उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते।" लेकिन उसका चेहरा, मतलब जो उसका चेहरा था, उसकी असली फीलिंग बता रहा था कि वो फुल अलर्ट मोड में था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था। उसकी बात में सच्चाई तो थी। उसने डोंगफेंग ट्राइब के वीक पॉइंट पे सीधा स्ट्राइक करा तो था। इसी वजह से डोंगफेंग ट्राइब के गो इमोटर्स नंबर्स में एडवांटेज होने के बाद भी डायरेक्टली अटैक करने से बच रहे थे, क्योंकि उनके बीच ही एक ट्रेटर था। डोंगफेंग चांगफेंग मुस्कुराता हुआ कहता है, रिमोट एंटिक्विटी एरा में स्टार कंस्टलेशन इमोटल वनरेबल, जो विजडम पाथ की क्रिएटर थी, उसकी डेथ के बाद भी उसने 1 मिलियन साल तक फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था। तो 3 फ्यूचर डेमन वनरेबल भी एम्प्टी हैंडेड लौट गए उसकी प्रिडिक्शन की वजह से, और हेवनली कोर्ट सेफ रहा। मैं डोंग फेंग चांग फैन उस लेवल का तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी डेथ का 100 साल तक के लिए फ्यूचर प्लान ज़रूर कर सकता हूँ। और मैं प्लान बनाता हूँ तो उसके साथ ट्रम्प कार्ड्स भी लेकर आता हूँ। जैसे उसने ये कहा, एक इल्यूजनरी गू फॉर्मेशन हॉल के अंदर से अपीयर होती है। हजारों गूवर्म्स हवा में उड़ने लगते हैं। वो किसी स्पाइडर के थ्रेड जैसे लग रहे थे। हॉल के अंदर जाल बनाते जाते हैं, और जो फॉर्मेशन डोंग पेंग युनलियान बना रहा था, वो इस नए वाले के सामने एक बेबी जैसा लग रहा था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग का चेहरा तुरंत ही बिगड़ गया। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग कहता, ये तो पैंथम फॉर्मेशन है ना? तुम इतने एक्सपर्ट हो पैंथम पाथ में हैं? तुमने एक्चुअली एक पैंथम फॉर्मेशन सेट किया था यहाँ पे, हैं? नॉर्मल गू फॉर्मेशन अगर वंस रिवील हो जाएं तो उनको टारगेट करके तोड़ना इजी होता है, अगर वो रिवील हो जाते हैं तो। क्योंकि गू वॉर्म यूजली सॉलिड होते हैं, फर्जाइल होते हैं। इवन इमोर्टल लेवल स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को भी फेंगयुआन ने सिर्फ हाथों में लाइटली प्रेस डाल के क्रश कर दिया। भाई साहब, जब शायद वो मरा था पहली पहली बार, जब उसने पहली बार स्प्रिंग ऑटम सिकाडा यूज करा था, तब की बात बोल रहा है शायद। लेकिन पैंथम फॉर्मेशन अलग लेवल का होता है। पैंथम पाथ का यूज करके सारे गोवॉर्म को पैंथम बना दिया गया, और बिना फॉर्मेशन के इफेक्ट के डिस्टर्ब किए। खतरनाक भाई, यानी समझ रहे हो? सीन ऐसा हुआ कि देखो, यहाँ पे ना गोवर्म्स को यूज ज्यादा करा नहीं जा सकता था। क्यों नहीं करा जा सकता था? क्योंकि भाई यहाँ पे बन रही है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे जो अपना युंग लियान है, वो फॉर्मेशन बनाएगा, टेस्ट कंप्लीट करेगा, तो उसे एक ओरिजिनल इनहेरिटेंस मिल जाएगी, जिसके लिए सब यहाँ पे दौड़े मरे चले आ रहे हैं। वो इनहेरिटेंस युंग लियान को मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे गोवर्म चीज यूज ही नहीं हो सकती। अब गोवर्म यूज करोगे तो दिक्कत तो आएगी ही, क्योंकि भाई गोवर्म होते हैं फिजिकल फॉर्म में, और यहाँ पे फॉर्मेशन भी बन रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी मतलब एक तरीके से तुम मान लो रंगोली टाइप की बन रही है, उस रंगोली में कोई पैर रख के चला जाएगा, क्योंकि रंगोली वाला रास्ता एक ही है, तुम जंप मार नहीं सकते, तुम्हें चल के ही जाना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास अब तुम गोजो तो हो नहीं कि इन्फिनिटी यूज करो, ऊपर से निकल गए, छू ही नहीं पाए, है ना? तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पैंथम चीज का यूज करा गया, पैंथम फॉर्मेशन का। पैंथम का काम ही यही था कि जो हम पैंथम के बारे में इतना तो जानते ही हैं, बेसिक चीज, कि पैंथम मतलब क्या होता है। अपना सॉलिड फॉर्म छोड़ देता है, सॉलिड नहीं रहता, फिर वो एक मतलब हाथ डालोगे आर पार हो जाएगा, एक सोल टाइप का फॉर्म बन जाता है वो। तो इसी तरीके से गोवम को यूज करा गया, और जितने भी गोवम यहाँ पे यूज किए गए थे, वो सारे के सारे पैंथम बन गए। अब वो रंगोली बिखरेगी ही नहीं, यानी सारे के सारे आगे बढ़ सकेंगे बिना कोई दिक्कत के, और अटैक कर सकेंगे।
इसी वजह से पैंथम बीस्ट इतने टाइम तक फेंगयुआन और डेमोनिक गू इमोटल्स को रोक पाए थे। पैंथम बनाने के बाद उन पे कोई भी अटैक वर्क ही नहीं करता। मतलब बनने के बाद या बना लो फिर उसको यूज़ करो तो कोई अटैक वर्क नहीं करेगा। स्टार विल ने फॉर्मेशन को फुल पब्लिक कर दिया बिना डरे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑलरेडी पैंथम बन चुका था। ओल्ड लॉर्ड कांग यहाँ सिर्फ देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। और तब फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा। हॉल में एक ब्राइट लाइट चलने लगी। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, ज़ोर से हँसता हुआ, "हा, हा, हा, हा! जब मैं इस फ़ॉर्मेशन को कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तुम सबको ख़त्म ही कर दूँगा ना एटलीस्ट।" डोंगफेंग ट्राइब का गू इमॉर्टल था, पहला वो कहता है, "गाइज़, सब अलर्ट हो जाओ, वो कुछ करने वाला है।" दूसरा गू इमॉर्टल डोंगफेंग ट्राइब का कहता है, "वो अटैक कर रहा है।" और तीसरा बंदा कहता है, "जो अंदर का ट्रेटर है, उससे बच के रहना। ये हमारे ट्राइब के लिए लाइफ़ एंड डेथ मोमेंट है।" अब यहाँ पे चौथा डोंगफेंग ट्राइब का इमॉर्टल कहता है, "हाँ, अगर इस बार बच गए, तो आगे सब कुछ स्मूथ होगा।" सब डोंगफेंग ट्राइब के गू इमॉर्टल्स फुल सीरियस हो गए थे। फ़ोकस्ड और रेडी थे। डोंगफेंग चांगफेंग बहुत ही शांत था। पैनिक मत करो सब, अभी के लिए वो यहाँ नहीं आ सकता है। अगले मोमेंट में ओल्ड लॉर्ड कांगयान चार्ज करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसका फायर अटैक जो पहले लाइटनिंग स्पीड से निकलता था, वो अब स्नेल की तरह स्लो हो गया था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, "ये क्या?" उसने जल्दी रियलाइज़ किया कि वो स्लो नहीं हुआ, बल्कि सामने की जो स्पेस है, कुछ अजीब हो रहा है स्पेस के अंदर, जो आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ तो स्पेस में खतरनाक हो रहा था। ये वाला तो मुझे सुपर क्यूब की याद दिला रहा है। कोई नहीं। इस मतलब ऐसा मान लो यहाँ पे सीन हुआ है कि बंदे ने अटैक तो करा है, लेकिन मान लो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बीच में कुछ तो स्पेस में कुछ गड़बड़ की गई है, जिसकी वजह से वो अटैक उतनी स्पीड से आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर है। समझ रहे हो? स्पेस पाथ होता ही खतरनाक है यार, इसलिए। डोंगफेंग चांगफेंग स्लो और चिल टोन में कहता है, "मैंने इस हॉल को डिज़ाइन करने में डिकेड्स लगा दिए। बाहर से ये नॉर्मल हॉल लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉर्प्स के अंदर मैक्सिमम स्पेस पाथ दाव मार्क शिफ्ट कर दिए हैं। तो चाहे हम ओल्ड लॉर्ड कांग यहाँ सिर्फ कुछ स्टेप दूर हों, असल में हमारे बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा।" डोंगफेंग गो इमॉर्टल्स कहते हैं यहाँ पे, "वाह लॉर्ड वाह! वाह लॉर्ड वाह! आप तो लेजेंड हो, मरने के बाद भी लेजेंड हो।" सब इम्प्रेस्ड और रिलैक्स फील कर रहे थे। उनकी आँखों में रिस्पेक्ट क्लियर दिख रहा था। डोंगफेंग चांगफेंग कहता है, "अब सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। मैं तुम लोगों को एक रियल बात बताने वाला हूँ। ये फॉर्मेशन एक लार्ज स्केल फॉर्मेशन है। इसका कोर है मेरा विज़डम पाथ इमॉर्टल गो, और उसको सपोर्ट करता है ब्लड पाथ इमॉर्टल गो। जब ये एक्टिवेट होगा, तो इसका पावर इतना हैवी होगा कि आसमान-ज़मीन हिल जाएँगे। और क्योंकि ब्लड पाथ इमॉर्टल गो यूज़ हो रहा है, इस फॉर्मेशन का इफ़ेक्ट डायरेक्टली गो इमॉर्टल्स पे पड़ेगा। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ना सिर्फ ओल्ड लॉर्ड कांगयान मरेगा, बल्कि स्काई में जितने भी डेमोनिक गू इमॉर्टल्स हैं, सब के सब एकदम से मर जाएँगे, सब के सब एक तरीके से मार-काट हो जाएगी, और उनके बाद हमारा डोंगफेंग ट्राइब पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में फ़ेमस हो जाएगा। राइटियस या डेमोनिक हर मेजर फ़ोर्स हमसे डरने लगेंगी। जब ये सब खत्म हो जाए, तो तुम इस फ़ॉर्मेशन को हमारे ब्लेस्ड लैंड में शिफ्ट कर देना, और अगर युंगलियान मेरी इनहेरिटेंस पा गया, तो वही इस फ़ॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। डोंगफेंग ट्राइब के गू इमॉर्टल्स एक्साइटेड हो गए। उनके चेहरे पर एनर्जी और होप क्लियर दिख रही थी, लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयान का चेहरा डाउट और टेंशन से भरा हुआ था। डोंगफेंग चांगफेंग बोलता है, "मेरी मेन बॉडी मरने से पहले राइटियस पाथ के टॉप फोर्सेस के साथ अलायंस बनाया था, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ वो पावर जो तुम्हारे हाथ में है, वही तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी कर सकती है। कभी भी अपनी उम्मीद दूसरों पर मत छोड़ना।" बिल्कुल। डोंगफेंग ट्राइब के गो इमोटर्स ने सर हिला के एग्री करा। डोंगफेंग यी कोंग चिल्लाते हुए कहता है, "लॉर्ड चांगफेंग, हमारे ट्राइब में एक ट्रेटर अभी-अभी छुपा हुआ है, हमें पता नहीं उसका ट्रेटर का। चाहे जितना भी अलर्ट रहें, इंटरनल थ्रेट से बचना तो इम्पॉसिबल होता है ना?" डोंगफेंग चांगफेंग हँसते हुए कहता है, "टेंशन मत लो, मैं अभी मैं पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ है, हर चीज़ के प्रोज़ और कंसर्न तो होते ही हैं। ये गू फॉर्मेशन पावरफुल है, लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक भी है। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें गू इमॉर्टल्स का इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर यूज़ करना पड़ेगा।" डोंगफेंग गू इमॉर्टल्स एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, "क्या? इमॉर्टल प्राइमेसी का ओरिजिन कोर इमॉर्टल प्राइमेसी का फाउंडेशन होता है? अगर ये निकल गया, इमॉर्टल प्राइमेसी जो होता है उसका कोर उसका फाउंडेशन होता है, अगर ये निकाल लिया गया, तो पूरा इमॉर्टल प्राइमेसी कोलैप्स होने लगेगा, स्पेस श्रिंक होगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और अंदर के लाइफ फ़ॉर्म एकदम से मर जाएँगे, जितने भी लाइफ फॉर्म्स होंगे सब मरेंगे। गो इमॉर्टल्स खुद भी वीक हो जाएगा, और जितने भी इमॉर्टल्स हैं सब के सब, और जब हेवेनली ट्रिब्यूलेशन या कैलेमिटीज़ आएँगी, तो वो बचा ही नहीं पाएगा। ये सुनकर डोंगफेंग गो इमॉर्टल्स टोटली शॉक्ड हो गए। लेकिन ये एक इमॉर्टल यहाँ पे तब एक इमॉर्टल यहाँ पे खड़ा था, और वो था डोंगफेंग वांगशू।
यानी जब अपने डोंगफेंग चांगफेंग ने इतना सब कुछ बताया ना, तो यहाँ पे जो वांशु नाम का बंदा था, जो डोंगफेंग ट्राइब का इमॉर्टल था, वो एकदम से खड़ा हो गया था। अब हम आगे देखते हैं, हॉल में सबने जब सुना था तो उसमें से डोंगफेंग, वो जो खड़ा हुआ था वांशु, वो खड़े होके कहता है, बिना लॉस के कभी कोई गेन नहीं होता। लॉर्ड चांगफेंग ने इतनी मुश्किल से ये प्लान बनाया है और आज ये सीन क्रिएट हुआ है। डोंगफेंग ट्राइब के लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इस सेक्रीफाइस को ना करने का। यानी जो डोंगफेंग चांगफेंग ने बोला ना कि अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है, तो भाई हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इमॉर्टल प्राइमसी का कोर। अब कोर मिलेगा तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी। तो अब शायद यहाँ पे सैक्रिफाइस वाला सीन होने वाला है। तो यहाँ पे एक बंदा तुरंत ये सुन के खड़ा हो गया, वांशु। वांशु नाम का जो बंदा है ये खड़ा हो गया, शायद ये सैक्रिफाइस देगा अपने आप को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मतलब क्या पता डोंगफेंग चांगफेंग ने एक ट्रैप सेट करा हो ताकि वो ट्रेडर को पकड़ सके। हो सकता है ना, क्या पता जो नहीं खड़ा हुआ वही ट्रेडर हो सकता है। डोंगफेंग यीकोंग वो भी कहता है, बिल्कुल सही लॉर्ड वांशु वाक़ई वर्दी हैं। मैं डोंगफेंग यीकोंग अब आपके साथ हूँ। उसके तुरंत बाद ही डोंगफेंग यीकोंग भी खड़ा हो गया था। स्टारविल मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ़ सबको कामली देखता रहा। बाकी के गू इमोटस ने एक-दूसरे को देखा, फिर सबने जल्दी से सर हिलाया, डिसीज़न लिया गया। ट्राइब के स्ट्रॉन्ग एनिमीज़ को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करने के लिए रेडी थे। डोंगफेंग चांगफेंग स्टारविल के जो रूप में था, वो कहता है, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी भी नहीं है। उसने हाथ उठा के सबको रोका और स्लोली बोला, अभी एक इम्पोर्टेंट बात बाकी है। जैसे ही तुम लोग गू फॉर्मेशन के अंदर जाओगे, तुम्हारा इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर अपने आप ही एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग मूव नहीं कर पाओगे या बिल्कुल नहीं हिल पाओगे, ना ही फोर्सफुली फॉर्मेशन से निकल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एकदम वहीं पे रह जाओगे। तुम्हारी लाइफ एंड डेथ मेरे कंट्रोल में होगी। अब भी तैयार हो? अगर नहीं हो तो पीछे हट सकते हो, मैं भी बोल रहा हूँ। सब गो इमोटल्स के चेहरे का कलर एकदम से चेंज हो गया। डोंगफेंग वांशु की आंखों में एक स्ट्रॉन्ग शाइन था। उसने आस-पास देखा और एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है वांशु अपना, ट्रेटर अभी भी समय है, खुद को सामने ले आ, वरना बाद में देर हो जाएगी। स्टारविल की ये बातें क्लियरली उस ट्रेडर के लिए ही थी। अगर थोड़ा भी सोचा जाए तो समझ में आता था, अगर कोई ट्रेडर होता तो ये सुनकर उस पे मेंटल प्रेशर हैवी होता, क्योंकि वंस फॉर्मेशन में घुस गया, यानी एक बार वो फॉर्मेशन में गया तो अपनी जान, उसकी जान चली जाएगी यार, उसकी जान उसके हाथ में नहीं होगी। और अगर बाद में पैनिक में भी ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे अटैक करते वक़्त एक्सपोज़ हो गया, तो वापस कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता ना, फँस जाएगा एक तरीके से ट्रेटर। अगर कोई रियल अगर कोई रियल ट्रेटर होता तो उसका अपना अलग प्लान होता। वो ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे अटैक करना नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ स्टारविल के कंट्रोल में हो। यानी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि देखो, अब यहाँ पे जो ट्रेटर है वो अपने आप को एक्सपोज़ तो ऐसे करेगा नहीं, और अगर एक्सपोज़ नहीं करेगा तो 2 ही सर्कमस्टेंसेस निकलेंगे, यानी 2 ही सिचुएशन निकलेंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि या तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो और डोंगफेंग चांगफेंग की जो विल है उसके अंडर आ जाओ, वरना तो दूसरा ऑप्शन है कि जाके ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे अटैक करो। और ट्रेटर खुद ही अपने साथी पे कैसे अटैक करेगा ना, और अगर करेगा तो हो सकता है एक्सपोज़ हो जाए, क्योंकि उतनी अच्छे तरीके से ना करे तो। क्योंकि बाकी लोग तो पहचान लेंगे ना कि इसे ऐसे कैसे अटैक कर रहा है ना? तरीका था भाई, बढ़िया तरीका था, बढ़िया प्लान था ये। थोड़ी देर हवा थोड़ी रुक गई, उसके बाद हॉल में प्रेज़ेंट किसी भी डोंगफेंग ट्राइब के गोई मॉडल ने खुद को सामने नहीं लाया। डोंगफेंग वांशु कहता, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं बस तुम्हारी एक चीज़ की तारीफ़ कर सकता हूँ। तुमने इतने टाइम तक ट्राइब के अंदर खुद को इतना अच्छे से छुपाया, नो वंडर। उसके चेहरे पे एकदम प्योर गुस्सा और नफ़रत के साथ ये वर्ड्स निकल रहे थे। डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टारविल के फॉर्म में था, हल्की सी हँसी के साथ कहता है, तो चलो अब फॉर्मेशन में एंटर करो। पैंथम गू फॉर्मेशन के टोटल 8 कोर पॉइंट्स थे, यानी यहाँ पे 8 लोग चाहिए और 8 के 8 जा रहे हैं इसके अंदर। तो अब देखो उसको क्या चुनना है। अगर वो अंदर नहीं गया तो उसे अटैक करना पड़ेगा, वो अटैक करना चाहेगा नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर गया तो उसकी लाइफ़ चली जाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है और कैसे रिवील होगा ट्रेटर। रिवील तो होगा, अपनी लाइफ़ क्यों देगा ना वो। अब जैसे ही 8 कोर थे इस फ़ॉर्मेशन के, पैंथम गू फ़ॉर्मेशन है इसका नाम, तो इसके 8 कोर हैं, तभी एक्टिवेट होगी। और जब ये एक्टिवेट होगी तो आसमान के सारे इमॉर्टल मारे जाएँगे और ओल्ड लॉर्ड कांगयान ये भी मर जाएगा। यानी आसमान में फेंगयुआन भी है, तो थोड़ा ध्यान रखते हैं। देखते हैं कि क्या होगा। क्या पता ये सिर्फ़ एक ट्रैप हो, ये भी हो सकता है। डोंगफेंग ट्राइब के गो इमॉर्टल्स ने जाके अपना-अपना पॉइंट ऑक्यूपाई कर लिया। फॉर्मेशन धीरे-धीरे एक्टिवेट होने लगा। वो इमोटल्स के चेहरे बदलने लगे, जैसे ही उन्होंने फ़ील हुआ कि उनके प्राइमेसी, जो इमोटल प्राइमेसी है, वो हिल रहे हैं। फॉर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फ़ोर्स निकाल रहा था, यानी खींचने वाली।
डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टार व्हील के फॉर्म में था वो कहता है सीरियस टोन में, अपना माइंड रिलैक्स रखो, फॉर्मेशन के साथ कॉर्पोरेट करो, उसको फुल फ्लो में चलने दो। थोड़ी हेजिटेशन के बाद गो इमोर्टल्स ने अपने अपने प्राइमेसी ओपन कर दिए और ओरिजिन कोर्स को ट्रेस एक्सट्रैक्ट होने लग गया, यानी जितना भी था ओरिजिन कोर वो सब एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकलने लग गया, जो फॉर्मेशन के 8 कोर पॉइंट्स में फ्लो होने लगा। फॉर्मेशन के अंदर फेंट ब्लड कलर्ड लाइट अपेयर हुई। उस ब्लड लाइट के इन्फ्लुएंस में अलग-अलग 8 इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर्स एक पॉइंट पे गैदर होने लगे और जो एक्चुअल में फ्यूज़ हो रहे थे असल में देखा जाए तो। गो इमॉर्टल्स कहते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मेशन तो सीरियसली मिस्टिकल है। डोंगफेंग चांगफेंग मिस्टिकल या मिथिकल कुछ भी कहते हैं हम, तो वैसे मैं मिथिकल कह देता हूँ यार, ठीक है? मिथिकल ही होता है शायद। तो ये वो बंदे कह देते हैं कि ये मिथिकल फॉर्मेशन है। यहाँ पे डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टार व्हील थी वो कहती है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तुम सबके अंदर डोंगफेंग ट्राइब का ब्लड लाइन है। तुम्हारी ओरिजिन एक ही है, तुम्हारी ब्लड लाइन्स क्लोज हैं, इसलिए मिक्स हो सकते हैं और जब ओरिजिन कोर्स फ्यूज़ होते हैं तभी क्वांटिटी बिल्ड करते हैं और एक बड़ी फोर्स समन कर सकते हैं। 8 इमॉर्टल ने स्लोली सर हिला दिया। डोंगफेंग वांशु की आंखों में एक ब्लेजिंग शाइन थी। उसने आसपास स्कैन किया लेकिन ट्रेटर एक्सपोज करने वाला कोई क्लू ही नहीं मिला उसको। डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टारविल के फॉर्म में था थोड़ा स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में चाहे ट्रेडर कौन हो, कोई भी हो, वो ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। वो भी अब हमारे ट्राइब के लिए पावर डाल रहा है। चिल करो सब, मैं अब थोड़ा सा और ओरिजिन कोर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। डोंगफेंग का पहला इमॉर्टल कहता है गो गो सर गो, बिल्कुल करिए। दूसरा इमॉर्टल कहता है बिल्कुल, इन सब डेमोनिक पाथ के गो इमॉर्टल्स को जला के राख कर दो जो आसमान में है ना उन सबको। हम मतलब हमारे डोंगफेंग ट्राइब पे नज़र डाली ना इन लोगों ने, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। पैंथम फॉर्मेशन एक मतलब एकदम ऐसा मान लो एकदम लाइट की तरह एकदम फटने लग गया था। गो इमोटल्स की आँखों में पेन, डिस्कम्फर्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर विज़िबल हो रहा था क्योंकि एकदम बहुत तेज़ लाइट आ रही थी फॉर्मेशन के अंदर, वो देख नहीं पा रहे थे। कुछ का चेहरा तो डार्क हो गया, कुछ का बॉडी एकदम हिलने लगा, वो होता नहीं एकदम ऐसे काँपने लगना, वैसे टाइप का होने लग गया था। पेन भी हो रहा था। ऑरिजिन कोर्स पानी के बबल्स की तरह फॉर्मेशन में फ्यूज होने लगे। वो स्लोली एक मैसिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, एक स्लीपिंग बीस्ट की तरह। हर कोई फील कर सकता था कि ये पावर इंसेनली स्ट्रांग है। इवन आसपास की जो हवा थी उसमें भी थोड़े बहुत रिपल्स आ गए थे, जैसे वो भी इस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रही हो। डोंगफेंग ट्राइब के इमोटर्स के चेहरे रेड हो गए थे, कुछ का बॉडी शेक हो रहा था, कुछ के एक्सप्रेशन रूथलेस थे। सब इस मतलब रैम्पेजिंग पावर के अनलीश होने का वेट कर रहे थे कि कैसे अनलीश होगा और कैसे आसमान के लोग सारे के सारे मरेंगे और ये ओल्ड लॉर्ड कांगयान भी मरेगा। लेकिन ये पावर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। स्टारविल उसे होल्ड करके रखा था। डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टारविल था वो आसमान में देखता है, कहता है नो नीड टू रश, यानी जल्दी नहीं है कोई। स्काई में फाइट काफ़ी क्योटिक चल रही थी। जो पैंथम बीस्ट डेमोनिक गो इमोटर्स को रोक रहे थे, उनमें से मोस्टली सब मर चुके थे। बस कुछ ही बचे थे पैंथम बीस्ट। स्टारविल अभी एक फ्लड ड्रैगन की तरह बिहेव कर रहा था, रिवर के अंदर छुपा हुआ, परफेक्ट टाइम का वेट करते हुए। जैसे ही टाइम सही होगा, वो ड्रैगन स्काई में उतरेगा, रिवर और सी को हिला देगा और सबसे पहले मारा जाएगा। जो उसके सामने खड़ा होगा सब मर जाएँगे, सब के सब। इस वक़्त डोंग पेंग युन लियान खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाया, कहता है मास्टर मैंने कर दिया, मैंने गो फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया, आपका ऑर्डर पूरा कर दिया। स्टारविल ने उसकी तरफ देखा और एक प्राउड स्माइल के साथ कहती है स्टारविल, वेरी गुड युंग लियान, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अब तुम भी इस फॉर्मेशन में जाओ, सेंटर में खड़े हो जाओ। तुम अभी मतलब अभी तो तुम एक मॉर्टल हो लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इमॉर्टल बनना ही होगा। जब ये बैटल स्टार्ट होगी तुम्हें गो इमॉर्टल की पावर का एक्चुअल फ़ील मिलेगा, जो तुम्हारी फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। डोंग फेंगलियन आँखों में आँसू के साथ कहता है यस मास्टर, मैं आपकी बात मानूँगा। उसने एक जंप लिया, हवा में एकदम लीप मार के फॉर्मेशन के सेंटर के कोर में खड़ा हो गया जाके और थोड़ा बहुत फ्लोट करने लगा। पैंथम फॉर्मेशन की पावर को थोड़ा बहुत फ़ील करने लगा। स्काई में चाहे अनफेटेड स्कॉलर और पी शुई हान ने कितना भी मतलब ट्रबुलस कितना भी मतलब गड़बड़ी करी हो, कितना भी कुछ ये कांड-वांड क्रिएट किया हो, फेंग युआन को फाइनली एक ओपनिंग मिल गई थी, कितना भी वो लड़ रहे थे। उसके सामने का स्काई क्लियर था, कोई रुकावट नहीं थी, ये चांस था सिर्फ़ एक मोमेंट का। उसने उसे यूज़ करा, ग्रैब करा और अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे डाइव कर दिया और 7 स्टंट पाथ जायंट हैंड्स नीचे गिरे। सिर्फ़ एक हैंड उसकी बॉडी को गार्ड कर रहा था, बाकी के 6 के 6 नीचे जा रहे थे। डोंगफेंग चांगफेंग स्टारविल के फ़ॉर्म में कहता है टाइम आ गया है। उसने ये देख के हल्की-सी मतलब हँसी भरी।
और डोंगफेंग के सब इमोर्टल स्काई की तरफ खून भरी नज़र से देख रहे थे। अगले ही मोमेंट में ओल्ड लॉर्ड कांगयान एकदम से ऊपर आया, उसने फेंगयुआन के अटैक को ब्लॉक कर दिया और उसे वापस स्काई में ढकेल दिया। डोंगफेंग इमोर्टल एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, हैं? ये क्या? ये सीन देख के सबके चेहरे शॉक में एकदम फ्रीज़ हो गए थे। डोंगफेंग चांगफेंग जो स्टार व्हील था, वो लाउडली हँसते हुए कहता है, मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। ये पूरा प्लॉट मैंने बनाया था अपनी लाइफ वापस पाने के लिए और अब वो मोमेंट आ गया है। सडनली डोंगफेंग चांगफेंग की सोल अपीयर हुई। वो सीधा पैंथम फॉर्मेशन के सेंटर में जाके डोंगफेंग युंगलियान की बॉडी में घुस गया। ओल्ड लॉर्ड कांगयान एकदम हँसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम सब बेवकूफ़ हो। सच बताऊँ, डोंगफेंग ट्राइब का असली ट्रेटर तुम्हारा प्यारा लॉर्ड चांगफेंग ही था। अबे यार! ये क्या हो गया? भाई जो सोच नहीं सकता मैं वैसी-वैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्या बताऊँ मैं? खतरनाक लेवल की विज़डम यूज़ करी गई है भाई यहाँ पे। तभी तो ये नॉवल मुझे इतनी पसंद आ रही है भाई। डोंग फेंग वांगशू कहता है, क्या? उसने आँखें फाड़ के देखा। डोंग फेंग यीकोंग कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने तुरंत ही डिनाई कर दिया इस बात को। डोंग फेंग यीकोंग कहता है, डोंग फेंग चांग फेंग लॉर्ड कैसे हो सकते हैं ये? सब लोग ध्यान दो, हो सकता है ये कोई इल्यूज़न हो। एनिमी फॉर्मेशन तोड़ नहीं पा रहा, इसलिए कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। पूरे डोंग फेंग ट्राइब के गो इमोर्टल्स के चेहरे पर डिसबिलीफ था। वो लोग इस शॉकिंग चीज़ का एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि अपना ही जो ट्राइब का लीडर था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। ओल्ड लॉर्ड कांगयान एकदम कहता है, कन्फ्यूज़ करना? हैं, फ़नी हो तुम लोग तो अब मूव भी नहीं कर सकते। तुम सब एकदम हेल्पलेस हो, बस चॉपिंग बोर्ड पे रखा हुआ मीट बन चुके हो। फिर भी तुम सच में नहीं देख पा रहे हो। हैं। ये लाइन्स एकदम से लाइटनिंग जैसे ट्राइब के गो इमोटर्स पे लगने लगी। सबकी नज़र डोंगफेंग चांगफेंग के स्टार विल पे गई। डोंगफेंग वांगशू कहता है, लॉर्ड चांगफेंग, ये सच नहीं हो सकता ना? सच नहीं हो सकता ना? डोंगफेंग यीकोंग कहता है, लॉर्ड चांगफेंग, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। ये नहीं है ना सच, प्लीज़? अब रैंडम गुई इमोटल्स यहाँ पे कहने लग जाते हैं, सारे के सारे आठों में के 8, लॉर्ड चांगफेंग प्लीज़ डोंग चांगफेंग प्लीज़ आप ये आपके रियल इंटेंशन क्या हैं? आप ऐसा तो नहीं कह रहे ना ये सच है जो भी ये कुछ बोल रहा है, प्लीज़? पूरे हॉल में सवाल और शाउट एकदम गूंजने लग गए थे। स्टारविल हल्की सी स्माइल के साथ खड़ा था, काफ़ी चिल मोड में लग रहा था। वो सिर्फ़ एक विल था, पर उसने अपनी लाइफ़ टाइम के फ़ॉर्म को रिक्रिएट करा था। एकदम स्ट्रेट पोस्चर जैसे जेड क्लियर फेस, आँखों में ग्लो और पूरी बॉडी से एक बड़ा कमांडर वाला ऑरा आ रहा था। लेकिन अब उसका ये लुक, शांत और एटीट्यूड डोंगफेंग ट्राइब के गोई मोटर्स के दिल में एक ठंडी सी डर वाली फीलिंग ला रहा था। पैंथम फॉर्मेशन ने फिर से शेप चेंज किया। जो ह्यूज पावर फॉर्म हो रही थी, उसमें अब फाइनली मूवमेंट आई। अब वो रिलीज़ हो रही थी। जैसे ही समुंदर मतलब जैसे समुद्र की जाइंट वेव निकलती है ना, एकदम ऊपर-ऊपर लहरें, ब्लड कलर्ड की लाइट निकल रही थी, शूट होने लगी थी और एक थिक ब्लडी वेन बन गया था, जो रूइन बैट की कॉर्प्स पे जो मेन एरिया था उसको कवर कर रहा था। ये सीन देखते ही डोंगफेंग वांशियो और बाकी के सबके चेहरे पे बड़े शॉक लेवल वाली चीज़ें दिख रही थी। वैसे यार मुझे भी समझ जाना चाहिए था। हमने पता है सुनते वक़्त क्या गलती करी, यानी मतलब मैंने तो पढ़ते वक़्त, तुमने सुनते वक़्त, कि इसने ना ब्लड वो याद है तुम्हें? इसने बोला था ना एक ब्लड पाथ का एक गू यूज़ कर रहा है ये। विज़डम पाथ के साथ ब्लड पाथ का यूज़ कर रहा है और जब भी जहाँ-जहाँ भी ब्लड पाथ का ज़िक्र किया गया है, जहाँ-जहाँ भी ब्लड पाथ का इमॉर्टल वाला गू हो या कोई भी गू हो ब्लड पाथ का, हम देखते हैं ना कितना खतरनाक होता है। ब्लड स्कल गू को ही ले लो, उस चीज़ ने एक बंदे का एप्टीट्यूड ही इंक्रीज़ कर दिया। ब्लड ब्लड पाथ बहुत मतलब एकदम हैकर लेवल चीज़ है। हैक करता है भाई, इस वर्ल्ड में हैकर है भाई ब्लड पाथ तो, हैकर लेवल चीज़ रखता है, क्या बताएँ? हाँ, जो रैंक 10 की चीज़ें हैं वो डेवलपर हैं, लेकिन भाई ये तो हैकर लेवल चीज़ें रखता है। देख रहे हो कि छोटे-छोटे लेवल पे भी होके कितना खतरनाक चीज़ें कर रहा है। हैकर लेवल है भाई ये तो। ये सीन देखते ही डोंगफेंग, वांशु और बाकी के सबके चेहरे तो शॉक में दिख रहे थे। वो सोच रहे थे कि फॉर्मेशन एनिमी पे अटैक करेगा, लेकिन असली काम तो डिफेंस था उसका। ये चिलिंग ट्रुथ सबके सामने आ गया था और स्टारविल की सारी झूठी बातें एक मोमेंट में टूट गई थी। डोंगफेंग वांगशु कहता है, डोंगफेंग चांगफेंग, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम अपने ही लोगों को क्यों दर्द दे रहे हो? उसके चेहरे पर पेन और वो सब साफ-साफ दिख रहा था, क्योंकि वही सबसे पहले खड़ा हुआ था अपने ट्राइब को बचाने के लिए। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, क्यों होगा? क्यों होगा? ज़िंदा रहना ही सबसे बड़ी नींद होती है भाई, नीड होती है, सॉरी, नीड मतलब चाहिए होता है। कौन मरना चाहता है? सबको जीना है। अगर थोड़ी-सी भी उम्मीद हो ज़िंदा बचने की, तो भाई क्यों ना उसे ट्राई किया जाए? क्यों इग्नोर करोगे उस चीज़ को?
ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने पैंथम फॉर्मेशन को एकदम से फोकस करके देखा। पैंथम फॉर्मेशन परफेक्टली ऑपरेट हो रहा था। ये देख के ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने एक गहरी सांस ली। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है ये पोजीशन टेक्निक तो नेक्स्ट लेवल है, पर इसका प्राइस काफ़ी हाई लग रहा है। हर बार गू इमोटल्स को सेक्रीफाइस चाहिए होगा। तभी तो 8 लोग लग रहे थे इसके अंदर, वो भी आठों के 8 गू इमोटल हैं। अगर ये सच होता तो ऑब्वियसली ये टेक्नीक मतलब बहुत फैल चुकी होती, यूज़ करने के लायक नहीं होती, क्योंकि काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा होती। मतलब ऐसा मान लो कि पता होती लोगों को, लेकिन फिर यूज़ नहीं करते, क्योंकि 8 इमॉर्टल कहाँ से लाओगे, है ना? और वो भी अपनी मर्ज़ी से वो अंदर आए हुए हैं, ऐसे कौन अपने आप को मतलब ऐसे मारने के लिए आएगा, है ना? डोंगफेंग चांगफेंग का स्टार व्हील स्लोली हेड हिलाते हुए कहता है, ओल्ड लॉर्ड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पोजीशन टेक्निक 88 ट्रांग बिल्डिंग से मिली थी। इसके अंदर मॉर्टल के साथ गो इमॉर्टल्स को भी पोजेस करने का तरीका लिखा है। पर गो इमॉर्टल को पोजेस करने के लिए अपनी कल्टीवेशन उस टारगेट से हायर होनी चाहिए, और पोजीशन के बाद जो इमॉर्टल प्राइमेसी होगा, वो टारगेट का ही होता है। जैसे एक मतलब एक कौवा किसी सीगल के नेस्ट में घुस जाए और मैच नहीं कर पाता, प्रॉब्लम आती है वही। मैं एक विज़डम पाथ गो इमॉर्टल था, पर कोई सूटेबल विज़डम पाथ गो इमॉर्टल टारगेट नहीं मिला मुझे। इसलिए मैंने सालों तक सोचा, प्लान किया और फाइनली ये फॉर्मेशन बनाया। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टार विल कहता है, ये फॉर्मेशन इस पोजीशन टेक्निक पे बेस्ड है। ये मुझे एक मॉर्टल को मतलब एक तरीके से पोजेस करना, यानी उसकी बॉडी पे कब्ज़ा करना। होता है ना, पोजेस करना, आत्मा कब्ज़ा कर लेती है, हॉरर मूवीज़ में जैसा होता है वही टाइप है। पोजेस करने देता है। साथ ही डोंगफेंग ट्राइब के सेम ब्लड लाइन के गो इमॉर्टल्स के ओरिजिन कोर को एक्टिवेट करता है। इससे एक बिल्कुल नया विज़डम पाथ इमॉर्टल प्राइमेसी क्रिएट होता है, और जैसे ही पोजीशन कंप्लीट होगा, मैं तुरंत इमॉर्टल बन जाऊँगा, बिना वो डेंजरस लो कल्टीवेशन का पेस झेले। समझ रहे हो? ये सुन के ओल्ड लॉर्ड कांगयान अंदर ही अंदर शॉक में था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान माइंड में कहता है, डोंगफेंग चांगफेंग ने तो अपनी एबिलिटीज़ छुपा के रखी थी। विज़डम पाथ में टॉप लेवल पे है ये बंदा। स्पेस पाथ यूज़ करता है, पैंथम बीस्ट आर्मी को कंट्रोल करता है, और अब ब्लड पाथ भी है इसके पास। ये तो हमें पता ही नहीं था, और हिस्ट्री में भाई है। हिस्ट्री में जिसके पास ब्लड पाथ था उसने कांड करे गंदे वाले। फेंग युआन के पास ही था, देखो ब्लड पाथ वाला बंदा था वो। स्प्रिंग ऑटम सिगाटा रिफाइन करा और देख लो, इतना स्ट्रॉन्ग है ना। स्टारविल को ओल्ड लॉर्ड कांगयान के थॉट्स का आइडिया नहीं था। वो शांत तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रहा था। स्टारविल कहता है, इस फॉर्मेशन को लाइटली मत लेना। ये 8 गो इमॉर्टल्स का सैक्रिफाइस मुझे नेक्स्ट लेवल रिसोर्स दे रहा है। मेरा नया इमॉर्टल प्राइमेसी डेफिनेटली हाई ग्रेड होगा। प्लस एक और मेजर पॉइंट, ये इमॉर्टल प्राइमेसी खुद से ही फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, यानी मुझे खरीदने या लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी समझ रहे हो, किसी को अगर मुर्गी मतलब कोई फार्म खोलना है, मुर्गी-वुर्गी पालनी है, तो एक मुर्गी लानी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे वो आपस में ब्रीड करके बहुत सारे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे सीन पता है क्या है? यहाँ एक तो होता है ना, जैसे नेचर, जैसे कुदरत, ये नेचर, ये जो है ना, ये मदर अर्थ, धरती माता ऐसे टाइप, ये खुद से ही इसने प्रोड्यूस करा। खुद से ही एल्गी आई शुरू में, एल्गी से उसमें जीवाणु बने, जीव से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से सब, मतलब धीरे-धीरे कैसे-कैसे ओरिजिन हुआ ना जीवों का, ऐसे टाइप से ये जो इमॉर्टल प्राइमेसी है खुद से ही ओरिजिन बनेगा। यानी ये खुद से ही अपने जो जीव हैं उनको बनाएगा, हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ऐसा लगेगा जैसे मैं सालों से अपनी ब्लेस्ड लैंड मैनेज कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर की मेहनत बच जाएगी। तो पोजीशन के बाद सिर्फ मेरी कल्टीवेशन ही रिस्टोर नहीं होगी, रिसोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। जितनी भी मेरी लाइफ़ और जितने मेरी लाइफ में मतलब पहले कभी थे नहीं, उससे भी ज़्यादा हो जाएँगे। अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ों का शक है, जैसे मैंने बताया ये अपने आप बनेंगे, तो या तो हो सकता है अपने आप बनने से, कि जैसे मैंने बताया नेचर वाला तरीका, मदर अर्थ वाला तरीका, अपने आप जीवाणु, बैक्टीरिया, फिर बर्ड्स ऐसे बनना, या तो दूसरा है मेन कि इन लोगों के पास भी तो कोई बीस्ट या कोई बर्ड्स या कुछ तो होगा इनके प्राइमेसी में, तो हो सकता है वही वाला इधर आ जाए। कुछ कन्फर्म नहीं है, आगे पता चल जाएगा हमें। स्टारविल कहता है, ओल्ड लॉर्ड कांगयान, आप आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक स्टेप का मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगा। ये सुनते ही ओल्ड लॉर्ड कांगयान के चेहरे पर एक अजीब-सा एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ। उसने ज़ोर से हँसी मारी और एक स्टारविल को डीपली अच्छे से देखने लग गया, उस स्टारविल को। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया है तुमने। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सेफ्टी गार्ड बन जाऊँ? मैं यहाँ तुम्हारे लिए डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल से फाइट करने आया हूँ, और जब तुम इमॉर्टल बनोगे तब हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ ज़रूर आएँगी, और उस वक़्त मुझे तुम्हारी साइड में खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या चाहे मैं ना चाहूँ।
डोंग फेंग चांग-फेंग का जो स्टार व्हेल था वो कहता है बिना शर्म की स्माइल किए हुए, कहता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए प्राइस तो पे करना पड़ता है ना, और जितना बड़ा गेन चाहिए उतना बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। ओल्ड लॉर्ड अपना डिसीजन कन्फर्म कीजिए जल्दी से। ओल्ड लॉर्ड कांग यांग ने हल्की-सी हँसी मारी, पर अंदर ही अंदर डोंग फेंग चांग-फेंग की ये जो इतनी खतरनाक चालाकी, ये इतना कुछ था ना इसके पास, इतना क्लेवर बंदा, इतना इतना बेहतरीन बंदा, ये इस चीज़ को एडमायर कर रहा था कि हाँ भाई, ये है असली प्रेयर विज़डम पाथ का, इसे कहते हैं विज़डम पाथ। पास्ट में जब डोंगफेंग चांगफेंग ने 88 रॉन्ग बिल्डिंग के ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में ये पोजीशन टेक्निक ली थी, तब उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट सेक्ट की सीक्रेट प्लानिंग भी देख ली थी। उसी टाइम पे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने डोंगफेंग ट्राइब को साइलेंटली एक तरीके से मान लो थोड़ा बातचीत करना या थोड़ा कनेक्शन बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। और जब डोंगफेंग चांगफेंगू इमॉर्टल बना और ट्राइब के अपर सर्कल में आया, तब उसने सब पता लगाया। लेकिन उसने ये एक्सपोज़ नहीं करा, अपने माइंड में रखा, और एक्सपोज़ करने के बजाय उसने क्लू को फ़ॉलो करते हुए सीक्रेट में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दिया। उसने पोजीशन टेक्निक के बेसिस पे उनसे एक बड़ा-सा डील बनाया, एक डील करा। लाइफ स्पैन गू मार्केट में रेयर होते हैं। कोई भी गू इमॉर्टल अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, और जब ये टेक्निक जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के पास से आए, तो कितनी बढ़िया बात है। तो नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी ना कि ये टेक्निक लाइफ स्पैन बढ़ाना, देखो लाइफ स्पैन मार्केट में कितना रेयर होता है, और लाइफ स्पैन हम बढ़ा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है, ज़ॉम्बी बनना पड़ता है आजकल तो। लेकिन ये वाली जो टेक्निक थी, देख रहे हो बंदा मर के ज़िंदा हो रहा है, लाइफ स्पैन भी मिल जाएगी उसको, क्योंकि किसी और की बॉडी होगी ना, क्योंकि जैसे युंग लियान की बॉडी है उसके ऊपर आ जाएगा वो तो, और पूरी की पूरी बच अब उसके पास कितनी ज़िंदगी पड़ी है युंग लियान के ऊपर, कितनी ज़िंदगी पड़ी है, 500-600 साल आराम से जिएगा, सोचो तो कितनी बढ़िया टेक्निक थी। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट 10 ग्रेट सेक्ट्स में से एक था, उसने भी इस टेक्निक का मतलब सामने एक तरीके से वो नहीं करा, मान गए वो लोग भी। दोनों साइड के अपने गोल्स थे। डोंगफेंग चांगफेंग ने धीरे-धीरे टेक्निक का कंटेंट शेयर किया, उसमें मैसिव रिसोर्स भी ले लिए। बढ़िया करा था भाई इसने, बढ़िया बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया। उसने इन रिसोर्स का यूज़ करके सुपर फास्ट प्रोग्रेस किया और कई सारी ट्रिबुलेशन को सक्सेसफुली पास किया। उसने नेक्स्ट जनरेशन को भी सपोर्ट किया और हर तरफ से अपनी प्लानिंग सेट करके गिरते हुए डोंगफेंग ट्राइब को वापस से ग्लोरी तक ले आया। डोंगफेंग चांगफेंग जैसे इंसान के साथ डील करते वक्त ओल्ड लॉर्ड कांगयांग बहुत ही अलर्ट था। वो खुद ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी अपना गार्ड डाउन नहीं करा था, क्योंकि सामने बहुत खतरनाक बंदा है। वह विजडम पाथ का बंदा, तेज कितना बताए, बहुत चालाक है। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग ने ज़्यादा सोचा नहीं, सीधा हाँ बोल दिया। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टारविल हँसा। ग्रेट, अब मैं अपना पहला स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग यहाँ पे पूरा फोकस करके सुन रहा था। उसको पता था कि डोंगफेंग चांगफेंग क्लियरली उसका यूज़ कर रहा है, लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयांग खुद इमॉर्टल क्रेन सेट की विल का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। तो उसके पास और भी और कोई चॉइस नहीं थी, उसे सुनना ही था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग ने सेक्ट से मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड के बारे में सोचा, और वही उसका मेन मोटिवेशन था इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसी बीच डोंगफेंग ट्राइब के 8 गु इमॉर्टल्स ज़ोर-ज़ोर से एकदम गालियाँ दे रहे थे नीचे। डोंगफेंग युंग लियान बेहोश पड़ा था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, आँखें बंद थी। और उसी वक़्त आउटर वर्ल्ड में फेंगयुआन एक और टेरिफाइंग सीन देख रहा था। उसने देखा कि एक जाइजेंटिक ब्लड वेन जो रूइन बैट के कॉर्प्स को माउंटेन की तरह कंप्लीटली कवर कर रहा है। यह ब्लड वेन इतना ज़्यादा थिक था और अंदर से इंटेंस ब्लड कलर लाइट निकल रही थी, जिसका ऑरा इतना स्कैरी था कि किसी का भी दिल कांप जाए। डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स ने अपना फोकस उस ब्लड वेन की तरफ शिफ्ट किया, और आपस की लड़ाई तुरंत ही बंद हो गई। कुछ लोगों ने अपने-अपने तरीके से ब्लड वेन पे अटैक किया, लेकिन उसका असर ऐसा था जैसे किसी ने लेक में छोटी-सी स्टोन फेंक दी हो, यानी कोई असर नहीं। बस थोड़ी देर के रिपल्स बने और फिर सब हट गया। लेकिन ये जो वेन थी, यानी जो नस थी, ये हिल भी नहीं रही थी। वो एकदम स्टिल थी, जैसे माउंटेन हो एकदम। बंदे कहते हैं क्या मस्त डिफेंस है भाई ये। दूसरा कहता है ये कौन सा बू फॉर्मेशन है, ना मैंने कभी देखा ना कभी सुना। तीसरा कहता है डोंगफेंग चांगफेंग लिटरली हर जगह ट्रैप्स छोड़े हुए हैं। डेमोनिक पास के गुई मोटर्स गैस करने लगे थे। फेंगयुआन भी हेवनली एकदम चेक कर रहा था, एकदम अच्छे से चेक कर रहा था सांस भरते हुए। वो खुद एक ब्लड पाथ एक्सपर्ट था पिछली लाइफ में, लेकिन उसने भी कभी ऐसा गू फॉर्मेशन नहीं देखा था ना सुना था। यहाँ पे जू जान चिल्लाया गू फॉर्मेशन को, गू फॉर्मेशन कोई भी हो, मेरी
एक हैमर वाली हिट से टूट जाएगी और वो डायरेक्ट ब्लड वेन की तरफ चार्ज कर गया अपना अटैक दिखाने। ज़ुओज़ान चिल्ला के कह रहा था ना, वही गया था। और वो एक फ्लाइंग बियर डेसोलेट बीस्ट पे राइड कर रहा था, पूरा आर्मर पहने हुआ था और एक जायंट हैमर हाथ में था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही हैवी और बल्की था और नेचर थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड था, जल्दी गुस्से वाला, लेकिन डरपोक भी था और स्ट्रॉन्ग से डरता था और वीक से चिल्लाता था। सबका फ़ोकस उसी पर था। ज़ुओज़ान स्पॉटलाइट में आके काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहा था। उसका फेस और भी फ़ियर्स हो गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसका फेस जो था एक्सप्रेशन वो बिल्कुल गायब हो गया। शॉक और फ़ियर उसके चेहरे पर दिखने लग गया। जैसे-जैसे वो ब्लड वेन के पास गया, उसकी बॉडी का ब्लड कंट्रोल के बाहर होने लगा, उसका खून बाहर निकलने लगा। गो इमोर्टस को इमोर्टस बोला जाता है, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसा ही काम करता है। ब्लड बॉडी मूवमेंट के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होता है और ज़ुओज़ान अभी भी उस नस से काफ़ी दूर था। वेन या नस कुछ भी कह लो, काफ़ी दूर था, लेकिन उसकी हाफ बॉडी का जो ब्लड था ऑलरेडी बाहर आ चुका था। अगर वो और आगे बढ़ता तो पूरा का पूरा ब्लड उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता, वो सूख के काँटा बन जाता। दूसरा बंदा देख के कहता है बहुत ही क्रीपी फॉर्मेशन है भाई ये तो। वहाँ पे एक और बंदा कहता है ये ये मेंसूस ब्लड गू का इफ़ेक्ट है, ये ब्लड को खींच सकता है। कभी यहाँ पे कोई और भी कहता है मेंसेस ब्लड गू एक्चुअली ब्लड सी एंसेक्टर की एक फेमस ब्लड पाथ लेगेसी का पार्ट है और लगता है डोंगफेंग चांगफेंग ने ये सच में पाई थी और उसको इमॉर्टल गू लेवल तक रेस भी कर दिया। बहुत बढ़िया। डेमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स शॉक्ड और इम्प्रेस थे। काफ़ी सारे गू इमॉर्टल्स ने अलग-अलग टेक्निक्स ट्राई की, लेकिन सब फेल हो गए। सबको अब मतलब क्लियर समझ आ गया था कि बिना प्रॉपर डिफेंस टारगेटेड मेथड के इस ब्लड वेन को जो इस नस को तोड़ना इम्पॉसिबल है। फेंग युआन ने भी सीरियसली ऐसा चेक करा। वो खुद का एक ब्लड पाथ का एक्सपर्ट था अपनी पास्ट लाइफ में, लेकिन उसके पास कोई ब्लड पाथ इमॉर्टल को नहीं था और वो अब स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेट करता था इस लाइफ में। तो बिना रिक्वायर्ड बेस के वो भी कुछ नहीं कर सकता था, टोटली पावरलेस अगेंस्ट दिस फॉर्मेशन। सीन काफ़ी टाइट था, सब लोग टेंशन में थे। डोंग फेंग युंग लियान काफ़ी देर से अंदर था और हो सकता है उसने ऑलरेडी पूरा इनहेरिटेंस ले लिया हो। तभी अचानक अनफेटेड स्कॉलर चिल्ला के कहता है, अभी का बेस्ट प्लान ये है कि सब लोग मिलके लॉन्ग रेंज किलर मूव यूज़ करें। पहले डोंग फेंग चांग फेंग के अरेंजमेंट्स तोड़ते हैं, उसके बाद ही लूट का फाइट होगा, वरना इतने सारे इमॉर्टल के सामने एक मॉर्टल पूरा इनहेरिटेंस ले जाएगा। हैं? ये चाहते हो तुम? अगर ऐसा हो गया तो मैं अनफेटेड स्कॉलर नॉर्थर्न प्लेन्स में अपना फेस दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। जैसे ही उसने ये बोला, सबने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसने भी अटैक करा। बाकी सारे डेमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स ने हाँ में हाँ मिलाई और सब अटैक करना स्टार्ट हो रहे थे। कुछ देर के लिए फायर और वाटर मिक्स हो गया। लाइटनिंग और वाइंड ब्लास्ट होने लगे। कलरफुल लाइट चमक रही थी और काउंटलेस एक्सप्लोजन ब्लड वेन पे गिर रहे थे और उसका साइज श्रिंक होने लगा था, कम हो रहा था। उसके चेहरे से जो खुशी चमक उठी थी, लेकिन उसके बाद ही एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। यानी पहले तो खुश हो रहा था कि क्या अटैक कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक्सप्रेशन ही चला गया। ब्लड वेन श्रिंक ज़रूर हो रहा था, लेकिन वो स्मूथली रीजनरेट भी हो रहा था और स्पेशली जो इनर लेयर्स थी, वहाँ डेमोनिक गो इमॉर्टल्स के अटैक्स का इम्पैक्ट क्लियर ही काफ़ी कम था। खून से बना हुआ ब्लड वेन रूइन बैट की कॉर्प्स को सॉलिड तरीके से कवर किया हुआ था और डेमोनिक पाथ के गू इमोटस के क्रेजी अटैक्स उस पे पूरा रेसिस्ट कर पा रहा था। वो जो ब्लड वेन था, मतलब असर ही नहीं हो रहा था। पी शुई हान ने भी नहीं सोचा था कि ब्लड वेन इतना ज़्यादा टफ होगा। सीन टाइट हो चुका था। उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला, हटो सब। वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था और डेमोनिक पाथ के अंदर ऑलरेडी उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी, तो सब लोग साइड हो गए। उसके लिए एक क्लियर स्पेस बन गया। अब पी शुई हान ने अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा। वाटर पाथ और आइस पाथ का कॉम्बो अटैक था। फ्लड ग्लेशियर उसके इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर 10,000 से ज़्यादा गोवम एक साथ एक्टिवेट हो गए और उसकी रैंक 7 रेड डेट इमॉर्टल एसेंस एक के बाद एक कंज्यूम होने लगे। एक रंबल सी साउंड आई। अचानक हवा में ही हजारों लहरों का एक तूफान उठने लगा। पी शुहान के पास कई 100 स्टेप्स तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ये वेव्स बिल्कुल ड्रैगन्स की तरह रोर करते हुए नीचे क्रैश हो रही थी, सुपर डिस्ट्रक्टिव मोमेंटम के साथ आ रही थी और जब ये जायंट वेव नीचे गिरने वाली थी, तभी वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। एक क्रैकल सी आवाज़ आई। वेव धीरे-धीरे अंदर से आइस में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी वेव एक बड़े से ग्लेशियर में कन्वर्ट हो गई। जैसे आइसबर्ग होता है ना, वैसे टाइप का। एक ऐसा ग्लेशियर जो हेवी आइस आर्मर या आसमान से गिरता हुआ पिलर जैसा लग रहा था। कोल्ड एयर इतनी चिल थी कि सब काँप जाए।
इस टेरिफाइंग अटैक के इम्पैक्ट से लोगों की सांस रुक गई थी। हॉल के अंदर डोंगफेंग चांगफेंग की स्टार विल अब पहले वाली रिलैक्स्ड मूड में नहीं थी। अब वो फुल फोकस के साथ डिफेंस की पावर को मैक्स पुश आउट कर रही थी। पहले वाले डेमोनिक गो इमोटस के अटैक्स बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे थे, बट उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए वो पहले सीरियस नहीं थी अपनी स्टार विल, लेकिन अब धीरे धीरे सीरियस होने लग गई। क्वालिटी में पावर लो थी, लेकिन अब पी शुइहान ने जो ट्रम्प कार्ड निकाला वो पूरा उसकी स्ट्रेंथ से था, और वो पहले वाले सब क्योटिक अटैक से कम 10 गुना ज़्यादा पावरफुल ये वाला अटैक था। एक रंबल सी आवाज़ आई, ग्लेशियर ने पूरी ज़ोर के साथ ब्लड वेन पे अटैक कर दिया। ब्लड वेन उस इमेंस वेट से थोड़ा डिफ़ॉर्म हुआ, लेकिन फिर भी ग्लेशियर के प्रेशर और कोल्ड ऑरा के साथ मिक्स हुआ और स्ट्रांगली रेसिस्ट करने लगा। इमॉर्टल किलर मूव ब्लड ग्लेशियर सुपर पावरफुल था, बट डोंगफेंग चांगफेंग का ब्लड वेन भी किसी छोटी चीज़ से बना हुआ नहीं था। उसने भी 8 गो इमॉर्टल्स के इमॉर्टल प्राइमेसी के ओरिजिन कोड लगाए हुए थे, प्लस इस जगह की एडवांस प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड थी। तो पी शुइहान अकेले ही इसको तोड़ नहीं पाया, बट फिर भी उसका अटैक शॉकिंगली पावरफुल था। डेमोनिक पाथ के गो इमॉर्टल्स ने ऊपर से देखा, रुइन बैट के कॉर्प्स के सेंटर में लेक आसपास का पूरा एरिया ग्लेशियर में कन्वर्ट हो गया था। जितना भी एकदम ऐसा मान लो, जितना भी सेंटर का लेके मतलब ऐसा मान लो जैसे एक तालाब जितना बड़ा एरिया होता है ना, उतना बड़ा एरिया बिल्कुल एकदम कन्वर्ट हो गया था ग्लेशियर में, एकदम बर्फ-बर्फ। और रूइन बैट जो पहले से एक माउंटेन साइज़ का था, अब आइस आर्मर के अंदर वो और भी ज़्यादा मैसिव लग रहा था। और उस ग्लेशियर के एक तरीके से जो ट्रांसक्यूलेसेंट लेयर थी ना, एक जायंट रेड ब्लड वेन शाइन कर रहा था। यहाँ पे जो ट्रांसलूसेंट लेयर है ना, ऐसा मान लो कि अगर मैं इसको थंबनेल में बनाऊँ, हो सकता है मैं थंबनेल में बनाऊँ तो देख लेना। फ्रीजिंग एयर अब भी हर डायरेक्शन से फैल रही थी, और आउटर एरिया की सारी जितनी भी एरिया था पूरे बायोम को एकदम जमा चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए सभी पी शुइहान को एकदम शॉक की नज़र से देख रहे थे। चाहे ब्लड वेन टूटा नहीं, लेकिन इस मूव की पावर सब पे डीप इम्पैक्ट छोड़ दिया था, बड़ा डीप वाला इम्पैक्ट। फैंग युआन अपने मन में कहता है, इवन अगर मैं अपने सारे 8 स्ट्रेंथ पाथ जाइंट हैंड यूज़ कर लूँ, तब भी मैं इस मूव को फ्रंट फेस यूज़ नहीं, मतलब एक तरीके से सामने से अटैक करा नहीं झेल पाऊँगा। ये थी एक रियल रैंक 7 गो इमॉर्टल की फुल पावर। फैंग युआन अभी भी उस लेवल से काफ़ी पीछे था। पहले जब फैंग युआन ने अनफेटेड स्कॉलर और पी शुइहान दोनों को ब्लॉक किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड यूज़ नहीं किए थे। गो इमॉर्टल्स यूजुअली लॉजिकल होते हैं। सब लोग यहाँ विज़डम पाथ इनहेरिटेंस के लिए आए थे, और किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। कोई भी अपना लॉस करने के लिए फाइट टू डेथ तो नहीं करता बिना रीज़न के। लेकिन अब जब सबको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तभी पी शुइहान ने अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया और अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाई। फेंग युआन मन में कहता है, मेरे पास भी रैंक 7 बेटर स्ट्रेंथ है, थैंक्स टू इमोर्टल किलर मूव मैरी इटसेल्फ, बट वो भी सिर्फ बियरली उस लेवल तक पहुंचती है। अगर मुझे किसी पी शुइहान जैसे एक्सपर्ट से रियल फाइट करनी होती या करनी पड़ जाती, तो हारने के चांसेस मेरे ही ज़्यादा होते। लेकिन अगर मुझे उस ये जो फ्लड टाइप का ग्लेशियर था, उस अटैक को फेस करना पड़ता, तो मैं फ्रंट से फाइट ही नहीं करता, मैं डॉज करके साइड से घूम के अटैक करता। ये फ्लड ग्लेशियर मूव ने फेंग युआन को पी शुइहान की एक्चुअल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा दिया था, और साथ ही उसने अपने पी शुइहान के बीच का जो गैप था उसे भी महसूस किया था। इस मोमेंट पे फेंग युआन को थोड़ा-सा अर्जेंसी फ़ील हुआ। गो इमॉर्टल बनने के बाद भी बैटल स्ट्रेंथ का मेजर पार्ट आपकी कल्टीवेशन ही होती है, और पी शुइहान की स्ट्रेंथ एक बड़ा रीज़न था उसकी रैंक 7 रेड डेट इमॉर्टल एसेंस में। फेंग युआन ने इस लाइफ़ में काफ़ी प्रोग्रेस किया था, बट एक मेजर हार्डल था, यानी एक दिक्कत थी, उसका इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी, बहुत दिक्कत वाली चीज़। वो उसका असली कल्टीवेशन रैंक 6 के लोवेस्ट लेवल पर था, पर अभी तक एक भी ट्रिबुलेशन क्लियर नहीं किया था। फेंग युआन मन में कहता है, कल्टीवेशन ही बेस है, फाउंडेशन ही मेरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और एक तरीके से फाउंडेशन बढ़िया होगा तभी बढ़िया होगा। और मेरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बॉडी है यार। ज़िंदा बॉडी और ज़ॉम्बी बॉडी में फ़र्क होता है। ज़ॉम्बी बॉडी भले उसने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया फाउंडेशन को अच्छा करके, लेकिन कितना अच्छा कर लेगा, बट उसमें ग्रोथ की जगह बहुत लिमिटेड भी है। यानी लिमिट कर दिया, लिमिटेड चीज़ें बहुत हैं उसमें। मुझे अपनी लिविंग बॉडी वापस पाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, और इसका तरीका उसे ढूँढना ही होगा। इस मोमेंट पे एक एनर्जेटिक आवाज़ आई। अनफेटेड स्कॉलर कहता है, ब्रदर पीज सच में ज़बरदस्त निकला, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना हाथ आज़माता हूँ। अनफेटेड स्कॉलर हँसी के साथ पी शुइहान की तरफ फ्लाई करता हो गया। पी शुइहान ने एक कोल्ड स्नॉट मारा, उसका मूड ऑफ था। इतनी मेहनत के बाद भी ब्लड वेन नहीं टूटा, और अब ये अनफेटेड स्कॉलर फ्रंट सीट लेने आ गया है, तो उसने धीरे से सेंट्रल पोजीशन अनफेटेड स्कॉलर के लिए छोड़ दी। सबकी नज़र के सामने
अनफेटेड स्कॉलर र्यूइन बैट की कॉप्स के बिल्कुल एकदम ऊपर फ्लाई कर रहा था, जो पहले ही रेडी था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, उसकी दोनों पपेस पूरी वाइट हो गई और उनमें से निकली दो पतली सी फेंट वाइट रेज। ये मूव अपीयरेंस में काफ़ी सिंपल था, ग्लेशियर वाले मैसिव अटैक के सामने तो कुछ भी नहीं लग रहा था दिखने में। कई गुइमोटिस थोड़े से कंफ्यूज थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन पीशू हान का फेस तुरंत ही चेंज हो गया। जब वो लाइट नीचे पड़ी, ग्लेशियर तुरंत मेल्ट होने लगा और ब्लड वेन वॉलेंटली शेक करने लगा, इतना ज़्यादा कि सब एकदम शॉक्ड रह गए थे। ओल्ड लॉर्ड कांगयान हॉल के अंदर सरप्राइज के साथ कहता है, हैं हैं ये है अनपेटेड स्कॉलर, वाह क्या डेंजरस मूव है। 1000 डिसइंटीग्रेशन मान लो इसका नाम था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग इजिली मूव को पहचान गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेक्ट ने पहले ही नॉर्थर्न प्लेन्स 88 रुआंग बिल्डिंग के चक्कर में काफ़ी डीप मतलब चीज़ें पता कर ली थी। तो जब ओल्ड लॉर्ड कांगयांग इतने रिस्क पे आया तो ऑब्वियस था कि उसके पास नॉर्थर्न प्लेन्स की अच्छे-अच्छे लोगों की डिटेल्स तो पहले से थी। अनफेटेड स्कॉलर का असली ओरिजिन था सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चैन क्लैन से। चैन क्लैन की स्पेशलिटी थी रूल पाथ, बट सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सेक्ट सिस्टम का रूल था और क्लैन्स को ग्रो करने की स्पेस नहीं मिलती थी। जब चैन क्लैन को साइड कर दिया गया तो उन्होंने नॉर्थर्न प्लेन्स में शिफ्ट कर लिया, वहाँ पे डिसीजन लिया शिफ्ट करने का। पर नॉर्थर्न प्लेन्स में भी जो सीन था ईज़ी नहीं था, यहाँ पे भी चीज़ें दिक्कत वाली थी। यहाँ पे राइटियस पाथ के ऊपर हुआंग जिन ब्लड लाइन का फुल कंट्रोल था, तो चाहे चैन क्लैन के पास गो इमॉर्टल लेवल स्ट्रेंथ थी, उन्हें मतलब एक तरीके से अलग ही तरीके से वो अपना सीक्रेट में काम करते थे। आखिर में चैन क्लैन वीक पड़ गया। अनफेटेड स्कॉलर के टाइम तक सिर्फ एक शाइनिंग टैलेंट बचा था। अनफेटेड स्कॉलर उसके टाइम तक बस वही एक शाइनिंग टैलेंट था और पूरा का पूरा क्लैन ऑलरेडी खत्म हो चुका था, बस यही अकेला बंदा बचा था और अब अकेला अपनी फाइट लड़ रहा था खुद के दम पे। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है चैन क्लैन की स्पेशलिटी था रूल पाथ और उसके गो इमोर्टल्स में रैंक 6 वाले यूज़ करते थे किलर मूव 100 डिसइंटीग्रेशन और रैंक 7 वाले यूज़ करते थे 1000 डिसइंटीग्रेशन और रैंक 8 वाले यूज़ करते थे मैरिड डिसइंटीग्रेशन। ये किलर मूव बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, अटैक भी कर सकता था, डिफेंस भी। ऑलमोस्ट कोई भी मिस्टीरियस एलिमेंट हो सबको डिसइंटीग्रेट कर देता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पुराने ज़माने में बहुत सारे सेक्ट के गु इमॉर्टल्स को मैरिड डिसइंटीग्रेशन के सामने बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने ये देखते हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी थी। अब डोंग फेंग चांग फेंग की जो स्टार विल थी वो कहती है, तो उन्हें इतनी लंबी भाषण एक तरीके से दे दिया और अब तक स्ट्राइक नहीं करा। ब्लड वेन बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रही है अनफेटेड स्कॉलर की वजह से और ये सब इमॉर्टल प्राइमेसी के प्रीशियस ओरिजिन कोर्स वेस्ट हो रहे हैं कुछ कर जाके। ओल्ड लॉर्ड कांग यहाँ हाँ हाँ करते हुए कहता है, फाइट करने का कोई मोड नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अनफेटेड स्कॉलर तो सिर्फ एक बंदा है, तुम्हारे पास तो फुल 8 लोगों का कोलैबोरेशन है, ऊपर से उसे यहाँ की फुल सिचुएशन भी नहीं पता। अब देखना है मैं अपना मेथड कैसे यूज़ करता हूँ। अब बस मतलब बोल रहा था उसे कि अब देखना कैसे यूज़ करूँगा। फिर उसने अपना रैंक 7 ऑरा रिलीज़ करा। उस ऑरा का इम्पैक्ट तुरंत ही स्काई में उड़ते हुए डेमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स पे पड़ गया। पहला गू इमॉर्टल कहता है, ये तो ये लोगों के पास सीरियसली एक रैंक 7 गू इमॉर्टल भी है। दूसरा इमॉर्टल कहता है, डोंगफेंग ट्राइब के सारे गू इमॉर्टल्स तो रैंक 6 वाले ही थे ना? क्या कोई सीक्रेटली रैंक 7 बन गया और मतलब छुपा के रखा गया? तीसरा बंदा कहता है, या फिर डोंगफेंग ट्राइब ने किसी से बैकअप माँग लिया। मत भूलो ये लोग हुआंगजिन ब्लड लाइन वाले हैं, राइटियस पाथ की एक सुपर फोर्स है। सब गो इमोर्टल्स फुल कंफ्यूज और शॉक्ड थे। अनफेटेड स्कॉलर कहता है, ऊपर से शांत दिख रहा था लेकिन अंदर से फुल हिल गया था। उसका किलर मूव था ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिन कितना सॉलिड था, या तो इतना पावरफुल किलर मूव, ओरिजिन भी इतना सॉलिड, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन जो उसका रेड डेट इमॉर्टल एसेंस था वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया और इफेक्ट नहीं दिखा तो थोड़ा बुरा लगा। अब सामने रैंक 7 गो इमॉर्टल आ गया था, तो अब फाइट क्लियरली 1v1 हो सकती थी। अनफेटेड स्कॉलर के साइड में लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन सबके अपने-अपने हिडन एजेंडाज़ थे। उसने सोचा, मैं अगर बिना सोचे समझे इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करता रहा, तो जब असली बैटल होगी तब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और फिर दिक्कत। सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, बेनिफिट कोई और ही ले जाएगा। और ये सोच के उसने अपना किलर मूव रोक दिया। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, देखा बंद कर दिया ना, हँसकर उसने बोला था। सिर्फ अपना ऑरा लीक करके उसने अनफेटेड स्कॉलर की ये जो अटैक था उसको मजबूर कर दिया रोकने पर। डोंगफेंग चांगफेंग जैसे बड़े स्कीमर के आगे शायद ओल्ड लॉर्ड कांगयांग का दिमाग कम चले, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि लोगों की माइंडसेट समझ के सिचुएशन पूरा फ़ायदा उठाना उसे आता था अपने ओल्ड लॉर्ड कांगयान को। अनफेटेड स्कॉलर कहता है,
टाइम जितना ज़्यादा खिंचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा डोंगफेंग यूंगलियान को। ये ब्लड वेन काफ़ी ज़्यादा थिक है, अगर इसे तोड़ना है तो हमें अपने ट्रम्प कार्ड यूज़ करने ही पड़ेंगे। उसने गेज़ घुमाया फेंग युआन की तरफ क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 3 ही सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। यानी जो फेंग युआन के साथ आए हैं वो दोनों लोग और ये खुद अपना अनफेडेड स्कॉलर और अपना ये जिसने भी अटैक करा था ग्लेशियर वाला, फ्लड ग्लेशियर वाला वो और अपना फेंग युआन। फेंग युआन और ये 3 लोग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने आप को यहाँ पे सोच रहा था इन लोगों को, है ना? क्योंकि बाकी लोगों की ताकत उसने देखी नहीं है, जैसे फेरी लिशान और हाई लौलन, है ना? ट्रैवलिंग 3 एलिट्स ऑलरेडी हांग डोंग को लूज़ कर चुके थे और ली गुइंगमिंग, शु गुआंग भी रैंक 6 वाले थे। अनफेटेड स्कॉलर पी शुइहान के अलावा सिर्फ फेंग युआन था जिसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 लेवल पर दिखी थी यहाँ पे। पी शुइहान उसने भी फेंग युआन की तरफ देखा। ये डेमोनिक पाथ के टॉप गु इमोर्टल्स ईज़िली फेंग युआन को फ्री में क्रेडिट नहीं देने वाले थे। फेंग युआन यहाँ पे एक सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन किया। वो कहता है फेरीज़ प्लीज़ गार्ड में जब तक मैं फुल पावर में जाऊँ, यानी मतलब गार्ड करना एक तरीके से मुझे। जब उन्होंने कन्फर्म किया, फेंग युआन क्रॉस लेग्ड हवा में बैठ गया। 8 स्टंट पाथ वाले जायंट ये जो हाथ थे ब्लड वेन की तरफ फ्लाई कर गए। ब्लड वेन के आउटर वाली साइड थी, एक ग्लेशियर की लेयर थी, जो एक बड़ा-सा सॉलिड आइसबर्ग लग रहा था। फेंग युआन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने 8 जायंट हाथों को डायरेक्शन में मूव करा, हर डायरेक्शन में। उसने हाथ खोले, पाम एकदम टाइटली आइसबर्ग पे चिपक गया और उसके फिंगर्स आइसबर्ग के अंदर घुसने लगे। फेंग युआन कहता है, "उठो।" तुरंत ही उसने एक रंबलिंग साउंड कानों में गूंज उठी। पहले वो साउंड हल्की थी, फिर धीरे-धीरे साउंड हिलने लगी, ज़मीन हिलने लगी, कुछ अजीब-सा सुनने लग मतलब हिलने लगा। फिर धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा हो गई कि ऐसा लगने लगा जैसे स्काई में थंडर एक्सप्लोड हो रहा हो। ज़मीन पूरी हिल गई, आइसबर्ग के आसपास का एरिया जायंट क्रैक्स में दिखने लगा। सब लोगों एकदम शॉक्ड रह गए थे, सबके एकदम चेहरे शॉक्ड वाले थे। ब्लड वेन को कवर करता हुआ वो जो बड़ा-सा आइसबर्ग धीरे-धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कि वो ज़मीन से अलग हो रहा हो। पूरा हॉल ही अंदर का हिलने लगा था। ओल्ड लॉर्ड कांग यांग अंदर से कहता है, "ये क्या हो रहा है बे?" डोंगफेंग चांगफेंग का जो स्टार व्हील था वो कहता है, "बहुत बुरा हो गया। मैं ऑलरेडी इस इमोरियल रूइन बैट के कॉर्प्स को रीमॉडल करके उसको ग्राउंड से जोड़ के एक माउंटेन बना दिया था स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन दूसरी साइड के पास कोई ऐसी एबिलिटी लग रही है जो माउंटेन रूट्स को खींच सकती है, जो मेरी अरेंजमेंट को डायरेक्टली काउंटर करती है। कांगयान, अब तुझ पे ही सब डिपेंड करेगा, तुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टार व्हील अब थोड़ा-सा एकदम डर गया था, हिल गया था क्योंकि अबे अगर यहाँ पे सीन हुआ, ये जो टूट गया सब हिस्सा तो सारी अरेंजमेंट फेल हो जाएगी और सब खराब हो जाएगा। उसका ओरिजिनल बॉडी सच में हाई लेवल कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन इंसान का दिमाग भी एक लिमिट तक ही काम करता है। अरेंजमेंट्स तो पहले से ही सेट थे, लेकिन चाहे कितने भी कैलकुलेशन हो, कभी जैसा सोचा जाए वैसा होता नहीं, कोई ना कोई ग्लिच तो आ ही जाता है। और फेंग युआन का पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गुकी मतलब वही एक ग्लिच था। शायद फेंग युआन ने अपना पुलिंग माउंटेन और पुलिंग रिवर जो था, वो अलग वो मिक्स कर दिया था अपने मैरिड सेल्फ वाले अटैक में, तभी ये इतना खतरनाक हो रहा था। ये गो कोई भी माउंटेनस बॉडी को टारगेट कर सकता था। डोंगफेंग चांगफेंग जब ज़िंदा था, तब उसने बैड कॉप्स को पूरा का पूरा जो लैंडस्केप से ना कनेक्ट कर दिया था और एक ट्रू कॉप माउंटेन बना दिया था। लेकिन अब वही अरेंजमेंट उसका वीक पॉइंट बन गया था, जो कि अब यूज़ किया जा रहा था किसके द्वारा? फेंग युआन के द्वारा, जिसका गू का नाम क्या था? जो कि माउंटेन पुलिंग इमॉर्टल गू था। उसके द्वारा वो एक तरीके एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। पी शुइहान कहता है, "ये माउंटेन जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, क्या वो सच में उठाई जा सकती है?" आँखें तो वाइडली ओपन हो गई थी, एक्सप्रेशन तो शॉक वाला था। अनफेटेड स्कॉलर कहता है, "ये बंदा है कौन भाई?" दिल से वो एकदम हिल गया था देखकर इसका किलर मूव, जो कि इतना खतरनाक जो उसका किलर मूव था उससे भी ज़्यादा खतरनाक मतलब वो समझ रहा था इस फेंग युआन के किलर मूव को, क्योंकि जो उसका किलर मूव था स्कॉलर का, उसका स्कॉलर वाला किलर मूव तो मतलब था पावरफुल, लेकिन अब जब उसने फेंग युआन का देखा तो उसे लग रहा कि यार इसका ज़्यादा है। अब 2 साइड से ब्लड वेन पे अटैक हो रहा था। डोंगफेंग चांगफेंग की टीम का जो सिचुएशन था बिगड़ता दिख रहा था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग कहता है हँसते हुए, "अब मेरी लाइफ चेजिंग फायर देखना।" ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है, "इमॉर्टल किलर मूव, लाइफ चेजिंग फायर।" उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, जैसे कुछ बड़ा करने वाला हो। धीरे से उस तरफ अपना हाथ खोला जिसमें से एक वीक सी फ्लेम दिख रही थी। पहले तो वीक सी दिख रही थी, जो हल्की येलो फ्लेम लग रही थी और बहुत ही फेंट और कमज़ोर लग रही थी, जैसे अब वो बुझ जाएगी ऐसा लग रहा था। लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयांग की आँखों में शार्प ब्राइट ग्लो था। उसने फ्लेम को देखते ही उसके चेहरे पर प्राइड क्लियर दिख रहा था। ये वही टेक्नीक थी जिससे उसने अपना नाम बनाया था और पूरा का पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग कहता है, "लाइफ चेजिंग फायर, जा।" उसने हल्का सा हाथ हिलाया, वो छोटी सी फ्लेम
वुश करते हुए आगे बढ़ी और तेजी से निकलने लगी। स्टारविल ने तुरंत ही एक पाथ ओपन किया। वो सिंपल लुकिंग फ्लेम इजीली ब्लड वेन से बाहर निकल गई और सीधा जाकर गई एक कोल्ड आइसबर्ग पर और बूम आवाज आई। उसी मोमेंट पे एक बड़ी येलो फ्लेम ऊपर की तरफ भड़की और पूरा का पूरा आइसबर्ग फायर में जला दिया गया। आसमान में उड़ते हुए ऑलमोस्ट सभी डेमोनिक पाथ के गुइमोर्टस ये सडन चेंज देखकर हिल गए। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे थोड़े से वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ दिखने लगे, क्योंकि हल्की सी जो फायर थी वो इंटेंस लग रही। पहले हल्की सी आई थी और एकदम से इंटेंस हो गई तो हिल गए थे। उसमें कोई हीट नहीं थी फायर के अंदर। आइसबर्ग जो फायर से कवर था उसका कोई डैमेज ही नहीं हुआ, ना मेल्ट हुआ ना कुछ और। ऐसा लग रहा था बस फायर जल रही है। कुछ डेमोनिक पाथ के जो गुइमोर्टस थे वो तो अब थोड़ा बहुत हंसी उड़ाने लगे थे। तभी सडनली पी शुइहान कहता है, एक रैंक 7 गुइमोर्टल एक दर्द भरी चीख मार के चिल्लाया। सब उसकी वॉइस की तरफ घूमे। जो सीन था लिटरली शॉक वाला था। पी शुइहान पूरा फायर से कवर था। उसका जो फेस था पेन से एकदम ट्विस्टेड हो गया। उसकी बॉडी से बहुत हैवी कोल्ड एयर निकल रही थी और पानी का एक बड़ा फ्लो उसके अराउंड घूम रहा था, जैसे कोई वाटर ड्रैगन उसकी बॉडी को कॉइल कर रहा हो। लेकिन वो हल्की सी येलो फ्लेम अभी भी और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। डोमिनिक पाथगु इमॉर्टल कहता है, ये क्या मूव था? दूसरा कहता है, पी शुइहान कैसे हिट हो गया भाई? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं कि उसके पास कोई आई हो फायर, मैंने भी नहीं देखा सही में भाई। डेमोनिक पाथ तीसरा वाला बंदा कहता है, ये फायर तो फुल वियर्ड है, सब लोग इससे दूर ही हो जाओ यार। डेमोनिक गो इमॉर्टल्स तुरंत ही पीछे हटने लगे और पी शुइहान को देखा जो फुल पावर में एकदम फायर बुझाने की कोशिश कर रहा था। फेंगयुआन का दिमाग उस मोमेंट पे झटके में आ गया। फेंगयुआन कहता है, ये फायर क्या सच में लाइफ चेजिंग फायर है? नॉट गुड। उसने तुरंत ही डिसीजन लिया और अपने जो 8 स्ट्रेंथ पाथ के जायंट हैंड्स थे उनको वापस बुला लिया। लेकिन अब लेट हो चुका था, वो भी टू लेट। फायर ने आइसबर्ग को तुरंत ही बर्न किया। अब वो फायर जो थी वो 8 फ्लेम जायंट हैंड तक भी पहुंच गई थी। जायंट हैंड खुद में ही सेफ थे, लेकिन सडनली फेंगयुआन के इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर हवा में एक हल्की सी फ्लेम निकल आई, जो साइलेंटली उसके 1600 स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स को बर्न कर रही थी। ये पैंथम हाथ उठाए खड़े थे और ये एनर्जी दे रहे थे बाहर के 8 स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स को, जो हैंड के फॉर्म में थे। अब वो फ्लेम उन पर लग गई और लेकिन वो विजिबल हार्म नहीं दिख रहा था। फेंगयुआन का हार्ट एकदम लिटरली एकदम शॉक कर गया, एकदम शेक हो गया। फेंगयुआन कहता है, ये किलर मूव सच में लाइफ चेजिंग फायर है। उसने तुरंत ही डिसीजन लिया, एक टफ एकदम एकदम टफ डिसीजन उसने लिया था। और एक थॉट आते ही उसने 1,000 कह रहा हूँ, 1,60,000 स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स को कोलैप्स करवा दिया। उसके कोलैप्स होते ही बाहर के 8 स्ट्रेंथ पाथ के जो जायंट हेड्स थे वो तुरंत ही टूट गए। बूम आवाज आई। रुइन बैट का कॉर्प्स माउंटेन फुल फोर्स से नीचे गिरा। अर्थ शेक हुआ, जमीन क्रैक्स पड़ गए, स्टोन इधर से उधर मुड़ गया और हर जगह डस्ट छा गई। फेंगयुआन को पुलिंग माउंटेन को फोर्सफुली रोकने का हैवी बैकलैश लगा और उसका सर घूमने लगा और एकदम बहुत अजीब सा फील होने लगा। एकदम फेंट जैसा बॉडी फील हो रहा था, बॉडी शेक हुई, वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। लेकिन हाई लाओलान ने देखा और तुरंत ही उसको सपोर्ट करने आ गई। फेंगयुआन कहता, दूर रहो मुझसे। उसने उसे डॉज किया और चिल्ला के बोला कि दूर रहो मुझसे, और वो तुरंत ही पीछे हटा। उसकी बॉडी पे भी वही सेम येलो फ्लेम लग रही थी, जस्ट लाइक पी शुइहान। उसी वक्त अनफेडेड स्कॉलर का फेस भी पेल हो गया, वो भी इस मूव से हिट हो गया। उसकी बॉडी भी फायर में जल रही थी। और यहाँ पे जो स्कॉलर था वो कहता है, ये फायर पाथ इमॉर्टल किलर मूव है हमारे अटैक्स का सोर्स ट्रेस करके। यानी ऐसा मान लो ये अटैक अगर तुम्हें बताया जाए, ये ना जैसे मान लो तुमने कोई अटैक करा, तुमने एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया झील में, तो अब जो झील के अंदर का जो डिफेंस है वो क्या करेगा, जो तुम्हारा अटैक था पत्थर, उसको तो कोई नुकसान नहीं करेगा ज़्यादा, मतलब पहले उस पे नुकसान नहीं करेगा। उस तुमने वो पत्थर फेंका ना तो तुम्हें लोकेट कर लेगा वो, कि ये जो पत्थर था यहाँ से आया। जैसे कोई साइबर अटैक होता है ना, तो वो ट्रेस कर लेता है कि यहाँ से साइबर अटैक हुआ है, फिर उसका ये कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है दूसरे साइबर मतलब एक्सपर्ट के द्वारा। ऐसे ही टाइप का ये भी था कि उसने सामने वाले का कंप्यूटर हैक कर लिया एकदम से। ये सीन हो गया जैसे प्राइमेसी में हुआ ना, और प्राइमेसी में हुआ तो तुम सोच रहे होगे कि तो फेंगयुआन का जो अटैक था वो तो टूट कैसे गया जब अटैक पे असर नहीं होता। तो फेंगयुआन का अटैक टूटा इसलिए था क्योंकि उसने खुद तोड़ा था उसे, अपने आप नहीं टूटा था। ठीक है, तो अटैक पे असर नहीं होता, अटैक करने वाले पे असर होता है इस फायर से। अब उसे समझ आया कि पी शुइहान इतना पैनिक क्यों हो रहा था। उसकी बॉडीज़ तो ठीक थी, लेकिन फायर उनकी इमॉर्टल प्राइमेसी तक पहुंच चुकी थी, और इमॉर्टल प्राइमेसी ही उनका बेस होता है, जहां सालों का रिसोर्स स्टोर होता है, और उनकी फुल कल्टीवेशन का फाउंडेशन वही होता है। अगर वो ही जल गया तो समझो गो इमॉर्टल का दिल जल गया। लिटरली एकदम हार्ट ब्रेक था। पी शुइहान सिर्फ अपनी बॉडी की फायर नहीं बुझा रहा था, उसके प्राइमेसी के अंदर की जो फायर थी वो भी उसे रोकनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये फायर ना वाटर से बुझ रही थी ना आइस से। धीरे धीरे बाकी डेमोनिक
पाथ के गु इमोटस ने फेंग युआन और स्कॉलर और पी शुइहान से डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि सबको डर था कि फायर उन तक भी ना पहुंच जाए। हाई लाओलान कहती है फेंग युआन के ऊपर वाली फ्लेम्स बाकी के दोनों से कम क्यों लग रही हैं। उसके फेस पे कंफ्यूजन क्लियर दिख रहा था। बाकी के गु इमोटस ने भी ये डिफरेंस नोटिस करा था, और उसी मोमेंट पे फेंग युआन और भी मिस्टीरियस लगने लगा था सबको। स्कॉलर ने भी अपना गेज उस पर रोक दिया। फेंग युआन का मतलब ये कंडीशन था कम, मतलब बाकी लोगों से तो अच्छा था। उसकी बॉडी पे सिर्फ एक थिन वाली एक फ्लेयर टाइप की एक लेयर थी, बहुत थिन वाली, बहुत हल्की सी आग की एक लेयर थी, जैसे कोई ऑयल लैंप का हल्का सा फायर हो वैसा। लेकिन पी शुइहान और स्कॉलर के जो ऊपर था वो तो भाई फुल टॉर्च जैसा जल रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में ही स्कॉलर की बॉडी ऑलमोस्ट पूरी जल गई, और एकदम मीट की स्मेल आने लगी, एकदम जले हुए मीट की। स्कॉलर ने एकदम शांत रहा और पैनिक नहीं करा, क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था। स्कॉलर कहता है इमॉर्टल किलर मूव 1000 डिसइंटीग्रेशन। उसने किलर मूव को वाइल्ड एक्टिवेट करा। एकदम से वाइट पुपिल्स का ग्लो हुआ, ज़्यादा इंटेंस हो गया फिर, लेकिन इस बार लाइट आइसबर्ग की जगह ब्लड वेन पे नहीं पड़ी, बल्कि उसके खुद की बॉडी पर इसने मार ली और उसके इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर चली गई। वो फेंट येलो फ्लेम वही लाइट में डिसइंक्रेट होने लगी और रैपिडली वीक होती गई वो जो फ्लेम थी। कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी की फायर कंप्लीटली गायब हो गई और प्राइमेसी के अंदर वाली फायर भी सप्रेस हो गई। 1000 डिसइंटीग्रेशन मूव काफ़ी ओवर पावर्ड था, सिर्फ अटैक के लिए नहीं डिफेंस के लिए भी यूज़ हो सकता था। एक ही मूव में अटैक प्लस डिफेंस दोनों कर लिया, पावर बहुत सॉलिड थी। थोड़ी देर में फेंग युआन भी खड़ा हो गया, उसकी बॉडी पे लगी फायर अब कंप्लीटली चली गई थी। सिर्फ पी शुइहान ही बचा था, जो अभी तक हर पॉसिबल मेथड ट्राई कर रहा था, लेकिन फ्लेम उसके ऊपर ज़्यादा भड़क रही थी। उसका पूरा बॉडी एकदम जल रहा था, एकदम मीट की स्मेल हर जगह फैल रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हीलिंग को यूज़ किया इंजरीज के लिए, और फायर का बर्न भी सहे जा रहा था। वो फुल गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि पेन सिर्फ फिजिकल नहीं था, उसके दिल तक माइंड तक दोनों को एकदम जला रहा था पेन, क्योंकि उसके सामने उसके रिसोर्स जल रहे थे, वो खुद भी जल रहा था, सब कुछ जा रहा था। और उसका इमॉर्टल प्राइमेसी स्लोली स्लोली फायर से कंज्यूम हो रहा था, और रिसोर्स एक एक करके सब एशेस बन रहे थे, यानी मट्टी एकदम कोयला डस्ट बने जा रहे थे, और उसके पास फायर बुझाने का कोई तरीका ही नहीं था। पी शुइहान सोचता हुआ कहता है क्या करूं क्या करूं। उसका दिमाग एकदम एक्सट्रीम पैनिक मोड में आ गया था। फेंग युआन और स्कॉलर बस साइड में एकदम खामोशी के साथ उसे देख रहे थे। बाकी के डेमोनिक पाथ के गुई मोटर्स और भी दूर खड़े थे, कुछ का गेज तो स्पेशली फ्लिकर कर रहा था, जैसे उनका मन हो कि कोई सीन क्रिएट करने का। अगर पी शुइहान सीरियसली इंजर हो गया या वीक दिखने लगा तो ये डेमोनिक गुई मोटर्स डेफिनेटली उसे एकदम भाई टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, उससे अटैक करने के लिए, मतलब उसकी बैड लक और बैड लक चढ़ना पड़ेगा उस पर। एक तरीके से मान लो भाई धोखा दे के इस पे अटैक कर देंगे। तभी पी शुइहान एक ज़ोर से चिल्लाया, उसका पूरा बॉडी फायर में कवर होने लगा, और फायर में एकदम कवर होने के बावजूद फिर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा। एक मेटियोर की तरह तेज़ी से स्काई के ऊपर जाके एकदम भाई दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया। ये फायर उसके लिए ह्यूज प्रॉब्लम बन गई थी, और इतने सारे डेमोनिक गो इमोटर्स के बीच वो रुक नहीं सकता था। तो पी शुइहान का भागना तो सही मूव था। जब वो होराइज़न के ऊपर एकदम गया तो वो एकदम पार हो गया, एकदम गायब हो गया। तब कुछ और डेमोनिक पाथ के गो इमोटर्स जो एकदम एज पे खड़े थे, एकदम भाई गायब होके वहाँ से निकल गए। उसके पीछे-पीछे फॉलो करने चले गए होंगे वहाँ पे। ओल्ड लॉर्ड कांगयान एकदम हॉल में ज़ोर से हँसते हुए कहता है, "कैसा लगा ये मूव?" डोंगफेंग चांगफेंग का स्टारविल कहता है, "थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो गया था।" वो कहता है, "सच में, लाइफ चेसिंग फायर तो भाई अपने नाम के लायक है। ये फायर ऑरास को ट्रेस करके सीधा उनके सोर्स तक पहुंच जाता था। यूजुअली गो इमोटस अपने इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर गू वर्म रखते हैं, तो ये फायर उनके प्राइमेसी को डायरेक्टली एकदम जलाने लगता, और ये फायर लाइफ को भी फ्यूल बनाता था, यानी लाइफ भी खाता था। जब किसी की लाइफ कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती, ये फायर तब तक जलता रहेगा। इसलिए बुझाने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए, जैसे कि 1000 डिसइंटीग्रेशन। अगर ऐसे मूव नहीं है तो बंदा सिर्फ एक काम कर सकता है, जो बर्निंग पार्ट है उसे काट दे, और फायर को अपनी बॉडी के अंदर के लाइफ फोर्स तक पहुँचने से ही रोक दे। यानी जैसे ज़हर होता है ना, कि ज़हर अगर काट लिया हाथ पे तो एकदम हाथ को किसी पट्टी-वट्टी से एकदम रोक देते हैं कि खून ऊपर ही ना जाए, एकदम सुन्न पड़ जाए, हाथ में खून ही ना बहे, वैसे टाइप का। और इसका एक ही नुकसान होता है कि एटलीस्ट तुम्हारी जान बच जाती है, लेकिन फिर बाद में वो जो हाथ होता है वो सड़ जाता है और ख़राब हो जाता है और हाथ काटना पड़ जाता है। एक तरीके से वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लो। और मान लो जब लाइफ फ़ोर्स यूज़ हो जाता है तब तक फायर खुद ही डिसिप्लेट हो जाता। पर अफ़सोस पी शुइहान ने समझ ही नहीं पाया और बार-बार हील करता रहा, जिसकी वज़ह से उसका जो लाइफ फ़ोर्स था वो एकदम भाई लाइफ फ़ोर्स तक उसकी जो फायर थी एकदम जा रही थी, और फायर जाते-जाते एकदम पहुँच गई भाई आगे तक, उसके लिए दिक्कत हो गई, उसे भागना पड़ गया। स्टारविल ये सब कह के हल्की-सी हँसी में बोला और फिर से प्रेज़ किया। डोंगफेंग चांगफेंग की स्टारविल कहती है, "ओल्ड लॉर्ड कांगयान, तुम्हारा मूव सच में यूनिक और क्रिएटिव है।
जब तक ये फायर एनिमी को हिट लेती है, फुल कन्फ्यूज़न में वो बंदा चला जाता है। अगर ये फायर जलती ही रही, तो चाहे कितना भी रिच गो इमॉर्टल हो, उसका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके अंदर का जो बैटल विल भी नहीं बचेगा। स्टार विल इतना प्रेज़ सुन के ओल्ड लॉर्ड कांगयान का फेस खुश होने लगा और थोड़ा-सा ग्लूमी भी हो गया। उसका किलर मूव लाइफ चेज़िंग फायर उसका ओरिजिनल फ़ेम का रीज़न था। जब ये फायर किसी पे लग जाती, चाहे बाद में बुझा भी दी जाए, तब भी एनिमी मेंटली थोड़ा लो हो जाता है। अगर उसने फायर से अटैक किया, तो ये फायर उसके मूव को ट्रेस करके इमॉर्टल प्राइमेसी तक जा सकती थी और इमॉर्टल प्राइमेसी ही होता है गो इमॉर्टल का बेस। अगर वो खत्म तो सब खत्म। इसलिए ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने अपने यंगर डेज़ में सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फ्रीली एकदम घूमता रहा था। हर जगह जाके मशहूर हो गया था और जो भी मतलब जिससे भी एक तरीके से वो लड़ता, जो भी बंदा उससे लड़ता आके भाई सब एकदम डर जाते क्योंकि वो फायर यूज़ करता और इसी की वज़ह से उसका नाम फ़ेमस हुआ था। जब उसने रैंक 7 अचीव करा तब उसने ट्रैवल करना छोड़ दिया और मोस्टली, लेकिन उसकी जो बैटल स्ट्रेंथ के बेस पे वो इमॉर्टल क्रेन सेट के टॉप 5 फाइटर्स में आता था और जब 88 रॉन्ग बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, तो ये मैटर इतना बड़ा था कि इमॉर्टल क्रेन सेट ने उसको पर्सनली भेजा था नॉर्थर्न प्लेन्स में कल्प्रिट को ढूँढने के लिए। अब जब लाइफ चेसिंग फायर का यूज़ हुआ तो फेंगिवान और स्कॉलर को फुल कंट्रोल में ला दिया था और पी शुई हान को तो भाई एकदम भगवा दिया था यहाँ से। आउटसाइड से तो लग रहा था कि ओल्ड लॉर्ड कांगयान एनिमीज़ को पुश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डांगफेंग चांगफेंग को मेंटली प्रेशर भी डाल रहा था। पर डांगफेंग चांगफेंग लाइफ चेसिंग फायर के सीक्रेट जानता था। उसने प्रेज़ तो किया, लेकिन हिडन टोन में ये एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक था ओल्ड लॉर्ड कांगयान के खिलाफ। तो अगर ओल्ड लॉर्ड कांगयान स्टिल नॉर्मल फेस दिखाता तो वो एक स्ट्रेंज होता। फेंगिमान मन में सोचता हुआ कहता है, लाइफ चेसिंग फायर, ओल्ड लॉर्ड कांगयान, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? उसने हवा में एकदम हिलते हुए ब्लड वेन को नीचे एकदम देखता रहा और फुल कन्फ्यूजन और डाउट के साथ वो देख रहा था। उसके पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थी, लेकिन मेमोरी होना, सब कुछ जान लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। डोंग फेंग चांग फेंग का पोजीशन स्कीम इतना सीक्रेट था कि फेंगिवान उससे अवेयर ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था इसके बारे में। अब जब उसने एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गु इमॉर्टल जो कि डोंग फेंग चांग फेंग की इनहेरिटेंस के बीच देख लिया, तो नेचुरली उसके मन में डाउट और सरप्राइज दोनों आ गए। और जब ओल्ड लॉर्ड कांगयांग ने उसे रेपेल किया था, तो उसे डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। उसके पास ऐसे मेथड थे जो उसकी ऑरा को फुल कंसील कर सकते थे। उन्हें यूज़ करके उसका प्रेजेंस एक नॉर्थर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल जैसा फील हो रहा था। बाकी के डेमोनिक पाथ के गु इमॉर्टल्स को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, जो कि क्लियर दिखाता था कि ओल्ड लॉर्ड कांगयान के मेथड्स कितने टॉप नॉच हैं। फेंगयुआन मन में कहता है नॉट गुड। उसके दिमाग में भागने का थॉट आ गया। उसे पता था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग चुपके से नॉर्थर्न प्लेन्स में घुस चुके हैं। उसको यानी कल्प्रिट को ढूँढने के लिए, यानी फेंगयुआन को ढूँढने के लिए। और ये भी पता था कि किसी ने उसकी शाह हुआंग वाली आइडेंटिटी पे डाउट करके नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस तक रिपोर्ट भेजी है। फेंगयुआन मन में डीपली सोचता हुआ कहता है, मैं ये जो लाइफ चेज़िंग फायर को ईज़िली न्यूट्रलाइज़ कर पाया क्योंकि मुझे पहले से उस मूव की पूरी नॉलेज थी और मैंने इंस्टेंटली डिसीज़न लिया। और मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूँ जो कि लिविंग डेड कैटेगरी में आता है। मेरा इमॉर्टल प्रेमिस एक डेड लैंड है जिसमें बहुत कम लाइफ फोर्स है, इसलिए वो फायर मुझ पे बर्न ही नहीं कर पाई। लाइफ फोर्स ही नहीं है तो जलाएगी क्या? लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयान काफ़ी एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसने गेस कर लिया हो कि मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूँ। अगर मैंने अपने आप को पूरा छुपा भी लिया हो, तब भी हो सकता है कि उसके मन में मेरे लिए सस्पिशियस आ गया हो। और जितना ज़्यादा फेंगिवान ने सोचा, उतना ज़्यादा उसका मूड और हैवी होता जा रहा था। फेंगयुआन के लिए विज़डम पाथ की इनहेरिटेंस वैसे तो काफ़ी रेयर और वैल्यूएबल थी, लेकिन अगर उसको पूरी इनहेरिटेंस मिल भी जाती, तो भी अपनी असली आइडेंटिटी का रिस्क लेना और नॉर्थर्न प्लेन्स के गो इमॉर्टल्स के चेस का टारगेट बन जाना, ये वर्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी, यानी वर्थ इट तो बिल्कुल नहीं था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने बेस एक बार फायर यूज़ करके पूरी डेमोनिक ग्रुप को कंट्रोल में कर लिया था, यानी बस एक बार यूज़ करा ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने अपना ये जो बस एक बेस पावरफुल मूव यूज़ करा और सारे ये लोग कंट्रोल में आ गए। पी शी हान को तो भाई दूर ही फेंक दिया उठा के, उसे मजबूर कर दिया। फेंगिवान ने डेंजर को सेंस कर लिया था और वो भी भागने का सोच रहा था, इसलिए उसने अपने अटैक्स को रोक दिया। वो रैंक 7 स्कॉलर भी किसी तरह रिस्क नहीं ले रहा था। उसने अपनी लाइफ चेजिंग फायर को हैंडल करने के तरीके फेंगिवान को और ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो फेंगयुआन पे नज़र बनाए रखा है स्कॉलर वाला बंदा। अगर हो सकता है कि फेंगयुआन गया तो स्कॉलर भी भाग जाएगा। और उसे इसलिए मिस्टीरियस लग रहा है फेंगयुआन, क्योंकि फेंगयुआन ने भाई यहाँ पे वो जो फायर थी उसे खुद से ही मतलब हटा दिया था बिना उसके वाले मूव के, तो इसलिए वो बहुत मिस्टीरियस लग रहा था।
काफ़ी ज़्यादा। और वैसे भी फेंग युआन के साथ 2 और गो इमोटस थे, ब्लैक रोब पहने हुए, हाई लाओलिन और फेरी लिशान। इसलिए अनफेटेड स्कॉलर ने अटैक करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, बस ऑब्जर्व कर रहा था। उसके थॉट काफ़ी क्लियर थे। वो वेट कर रहा था कि फेंग युआन की साइड पहले मूव करे। कुछ वक़्त तक रुन बैट के कॉर्प्स के ऊपर एरिया पूरी तरह से साइलेंट हो गया, लेकिन अंदर जो हॉल था वहाँ पे तो भाई गाली-गलौज चलने लग गई थी। आवाज़ें कंटीन्यूअसली आ रही थी। डोंगफेंग ट्राइब के 8 गो इमोटस बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बोलने की एबिलिटी तो उनके पास थी और वो उसी का यूज़ पूरा कर रहे थे वो। जब से डोंगफेंग चांगफेंग का पोजीशन वाला जो स्टार्ट हुआ, तब से ये लोग बस गुस्से में गालियाँ चिल्लाए जा रहे थे। सिर्फ़ उसी टारगेट को करे, मतलब उसी पे टारगेट करे जा रहे थे। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टार विलनेस सबको टोटली इग्नोर कर रहा था। उसने देखा कि बाहर का सीन थोड़ा-सा शांत हो गया है और डीमंस थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में आ गए हैं। वो मुस्कुराया। डोंगफेंग चांगफेंग कहता है, फाइनली वक़्त आ गया है। अब मेरा पोजीशन और रीबर्थ इसी मोमेंट से शुरू होगा। ओल्ड लॉर्ड कांगयान, मैंने पहले वाले मेन स्टेप तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं। अब क्रूशियल टाइम आ गया है, तो थोड़ी तकलीफ देना पड़ेगा। गार्ड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? गार्ड करना। जब डिसीज़न लेना ज़रूरी हो और उस मोमेंट पे कन्फ्यूज़न हो जाए, तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इसलिए स्टारविल ने तुरंत ही डिसीज़न ले लिया था बिना टाइम वेस्ट करे। अचानक से चेंज आया। ब्लड वेन के सरफेस पे एक बड़ा-सा वॉर्टेक्स बन गया और ब्लड एनर्जी ने उस वॉर्टेक्स को अंदर से एकदम भाई फर्मेंट होना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने एक शेप लिया और अचानक से ब्लास्ट हुआ। वो एक ह्यूज ब्लड पिलर बन गया जो सीधा नीचे पैंथम फॉर्मेशन के सेंटर में गया और डोंगफेंग यूनलियान की बॉडी को कवर कर लिया। ओल्ड लॉर्ड कांगयान की आंखें वाइडली ओपन हो गई। वो चिल्ला के कहता है, ओल्ड लॉर्ड, डैम इट। ओल्ड लॉर्ड कांगयान सब कुछ समझ गया जब उसने चेंज देखा। ये ब्लड वेन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं था, बल्कि एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का भी पार्ट था। जो 8 इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर निकाले गए थे, वो ऐसे ट्रीट किए जा रहे थे जैसे कोई 8 मेटल को मेल्ट करके मिक्स किया जा रहा हो। फिर डेमोनिक पाथ गो इमोर्टल्स के अटैक्स का यूज़ हो रहा था उन्हें टेम्पर करने के लिए, ताकि उन 8 गो इमोर्टल्स की विल और ऑरा रिमूव की जा सके और फाइनल प्रोडक्ट पोजीशन टारगेट में डाला जा सके। डोंगफेंग चांगफेंग ने सीन को इतना केयरफुली प्लान किया था कि डेमोनिक पाथ गो इमोर्टल भी उसके प्लान का पार्ट बन गए थे। इवन फेंग युआन, उसे भी यूज़ कर लिया गया था यहाँ पे बिना उसके खुद के जाने, जैसे कोई ब्लैकस्मिथ बन गया हो वो बंदा और सब कुछ यूज़ कर रहा हो। अब ब्लड वेन एनर्जी रिवर्स फ्लो कर रही थी और डोंगफेंग युंगलियान का बॉडी में जा रही थी। नेचुरली ब्लड वेन वीक होने लगा। जब ब्लड वेन वीक होने लगा तो डिफेंस भी गिर गया। ओल्ड लॉर्ड कांगयान के ऊपर सेट का हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी था और इतने बड़े बेनिफिट के सामने वो कैसे चुप रह सकता था। ब्लड वेन की वीकनेस देखते ही डेमोनिक पाथ के गो इमोर्टल्स भी एकदम टेम्पर्ड हो गए और पहला गो इमोर्टल कहता है, लगता है पहले वाले अटैक्स काम कर रहे थे। दूसरा इमोर्टल कहता है, ब्लड वेन टूट सकता है, सब मिलके एक साथ अटैक करो। सब गो इमोर्टल्स एक के बाद एक अटैक करने लगे। उन्हें लगा कि एक वायलेंट स्टॉर्म की तरह कुछ मतलब ये हो रहा है ना, वहाँ पे वॉर्टेक्स बन रहा था ऊपर से, ऐसा लग रहा था। तो उन्हें लगा कि कुछ दिक्कत आ गई, चलो सब अटैक करते हैं और काम बन जाएगा। ये सोच रहे थे सब। अब सबने अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। ब्लड वेन एक साइड से ब्लड एनर्जी अंदर भेज रहा था और दूसरी साइड से अटैक झेल रहा था, इसलिए तुरंत ही वो अनस्टेबल होने लगा था और हिलने लगा था। ओल्ड लॉर्ड कांगयांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने तुरंत ही अपना इमॉर्टल किलर मूव यूज करा, फाइनल एयर ग्लो। एक लाइट बैरियर ब्लड वेन के बाहर अपीयर हुआ जो सेटिंग सन के आफ्टर ग्लो से बना हुआ लग रहा था। बहुत ही पतला और फेंट, जैसे कुछ है ही नहीं। कुछ अटैक्स नहीं बैरियर से गुजर गए और ब्लड वेन पे लगे, लेकिन उनका पावर ओरिजिनल से आधा रह गया था। यही था फाइनल आफ्टर ग्लो का काम। ये फुल डिफेंस नहीं था, बट अटैक्स का पावर बहुत ही कम कर देता था। इवन इमॉर्टल किलर मूव जैसे ब्लड ग्लेशियर भी इस बैरियर से 30% वीक हो जाते और भी जो डेमोनिक पाथ के कोई इमॉर्टल से यूज़ कर रहे थे अपने अटैक्स, वो भी सारे कम हो जाते और सारे के सारे मोस्टली अटैक्स को आराम से हैंडल कर लेता। तो फाइनल आफ्टर ग्लो के बेस्ट, मतलब उसकी वजह से ही इस गो की वजह से ही भाई दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि देखो, अब मान लो जो ब्लड वेन है वो कितने सारे अटैक्स को झेल लेता है, उसे दिक्कत नहीं होती ब्लड वेन को। ऊपर से शील्ड और लगा दी, तो अब कोई भी पावरफुल अटैक करोगे वो उसकी पावर कम हो जाएगी और जब वो उस पे लगेगा तो असर ही नहीं करेगा। यानी इस आफ्टर ग्लो बेस्ड अटैक, मतलब आफ्टर ग्लो बेस्ड डिफेंस की वजह से सारे अटैक्स को आराम से हैंडल करा जा रहा था। डोंगफेंग चांगफेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा था। सीन उसके फेवर में होता जा रहा था।
और पैंथम फॉर्मेशन लगातार 8 इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उन्हें फ्यूज़ करके ब्लड वेन बना रहा था। और जब ब्लड वेन पे अटैक्स लग रहे थे तो वो ओरिजिन कोर्स के अंदर छुपे फॉरेन विल्स और ऑरा ग्रेजुअली रिमूव हो रहे थे। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड एनर्जी बची थी वो डायरेक्टली डोंग फेंग यूंग लियान की बॉडी में जा रही थी। डोंग फेंग यूंग लियान एक रैंक 5 पीक स्टेज वो मास्टर था। अभी उसकी सोल को डोंगफेंग चांगफेंग ने एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए उसके यंग बॉडी का कंट्रोल अब उसके पास था। अब डोंगफेंग चांगफेंग का पूरा फोकस अपने प्राइमेसी पे था। एक लाउड साउंड के साथ प्राइमेसी एकदम फट गया और ब्लड एनर्जी से भर गया। डोंगफेंग यूंगलियान की जो ऑरा थी थोड़ी-थोड़ी कम होने लग गई और फिर जैसे ही कम हुई उसी वक़्त बढ़ने लग गई, कम होते ही एकदम बढ़ने लग गई। यानी ऐसे फटते ही ऐसा होता है ना, कोई चीज़ फटी और एकदम से शक करने लग गई ब्लैक होल की तरह सब अंदर, ऐसे टाइप से। और एक क्रेज़ी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। मॉर्टल लिमिट्स क्रॉस हो रही थी। इमॉर्टल बनने का चार्ज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। क्रैक आवाज़ आई। बाहर क्लियर स्काई में एक लाइटनिंग बोल्ट चमका। बस कुछ मतलब साँसों के अंदर ही डार्क क्लाउड्स फुल स्पीड से आ गए। पूरे एरिया को कवर कर लिया। ज़मीन हिलने लगी, धूल उड़ने लगी, जैसे हज़ारों बुल्स एक साथ दौड़ रहे हों। हेवन और अर्थ की क्यूआई एकदम से आने लग गई। हेवनली ट्रबुलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ फॉर्म हो रही थी। तीसरा गो इमॉर्टल कहता है यहाँ पे, क्या? क्या कोई अंदर गो इमॉर्टल बन रहा है क्या? इमॉर्टल बन रहा है कोई? चौथा कहता है, ये क्या सीन है भाई? सब गो इमॉर्टल्स कंफ्यूज होके अपने अटैक्स रोकने लग गए। क्रैक क्रैक आवाज आई। लाइटनिंग की रेस ऊपर से एक साथ गिरने लगी। उसकी पावर देखकर डेमोनिक 5 गो इमॉर्टल एकदम शॉक हो गए और सब लोग तुरंत ही पीछे हट गए। पांचवा इमॉर्टल कहता है, वाह भाई, ये तो हेवनली स्टारलाइट ट्रबुलेशन है। छठा कहता है, कितना अनलकी मॉर्टल है ये, कितना अनलकी है यार। हेवन और अर्थ का फेवर तक नहीं मिला, इमॉर्टल बन रहा है और ऐसे पावरफुल ट्रिब्यूलेशन मिल रहा है इसको। सातवां बंदा कहता है, ये अर्थली कैलेमिटी किस लेवल की है भाई, कितना खतरनाक है ये। यानी देखो, रैंक 6 जब बनता है कोई, रैंक 6 जाता है तो भाई उसके ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितना यहाँ पे आ रही है। इतना भी खतरनाक ट्रबुलेशन या कैलेमिटीज़ नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आ रही थी वो बहुत तगड़े लेवल की थी। इन्हें क्या पता अंदर भाई डोंगफेंग चांगफेंग वो बन रहा है इमॉर्टल। दोबारा से रीबर्थ ले लिया भाई ने और दोबारा इमॉर्टल बन रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना। रुइन बैट के कॉप्स के आसपास काउंटलेस राउंड क्रिएटर ऐसे मान लो गड्ढे बन गए थे। ये गड्ढे बिल्कुल पिच ब्लैक थे, इतने गहरे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ तक जा रहे हैं। बैंग बैंग आवाज आई। इतने गड्ढे पिच ब्लैक लाइटिंग बॉल के बाहर निकले कि रुइन बैट के कॉप्स माउंटेन पे एकदम हिट करने लग गए। बड़ी बड़ी एक्सप्लोजन के साथ हिट कर रहे थे। लाइटनिंग स्ट्राइक्स एकदम ब्लिंक कर रही थी और सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर आइसबर्ग पे काउंटलेसली लाइटनिंग बॉल्स गिर चुकी थी और पूरा आइसबर्ग एकदम से क्रैश हो गया, एकदम पूरा क्रश हो गया और पीसेस में बिखर गया, इधर से उधर उड़ गया। यहाँ पे जो अपना स्कॉलर वाला बंदा था इस सीन को देख के एकदम हिल गया। अंदर ही अंदर कहता है, ये हेवनली ट्रबुलेशन है। हेवनली स्टार लाइटनिंग बहुत ज़्यादा वायलेंट और शार्प है और अर्थली कैलेमिटीज अर्थ घोस्ट लाइटनिंग जो चुपके से वार करता है और ब्लास्ट होता है। ये दोनों मिलके बनते हैं ट्विन लाइटनिंग ऑफ हेवन एंड अर्थ। जब ये कंबाइन हो जाए तो पावर डबल हो जाता है। अगर मैं भी ये चीज़ फेस करता तो सीरियस प्रॉब्लम होती। ट्विन लाइटनिंग एक के ऊपर एक गिर रहा था और दूसरा नीचे से एकदम फटने लगा था। दोनों मिलके ऐसे धमाके कर रहे थे जैसे क्या बताएं, एकदम वॉर जोन, एकदम डेंजर जोन बन गया था। लाइटनिंग इतनी ज़्यादा थी कि भाई इतने कंडेंस थी, इतना मतलब खतरनाक लग रही थी क्या बताएं। जायंट लाइटनिंग एकदम ऐसा गिर रही थी। इतने एक बार में एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक लाइटनिंग नीचे गिर रही है। जैसे मान लो एक साथ 100-100 लाइटनिंग नीचे गिर रही है, तो देखने में अगर कोई देखे इतना दूर से तो ऐसा लगेगा कि 100 पेड़ हैं एकदम ज़मीन पे गिरे हुए, ऐसे टाइप का लाइटनिंग वाले पेड़। सीन ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का एक पार्ट खत्म हो रहा हो। डेमोनिक पाथ के गोएमोर्टस जो साइड से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी सांसें रुक गई। उनका एकदम से भाई घुटने के बल एकदम ऐसे बैठ गए, वो देख के हिल गए थे। रुइन बैट के कॉर्प्स माउंटेन के अंदर ओल्ड लॉर्ड कांगयान का चेहरा पूरा सीरियस था। वो फुल पावर लगा के अपना इमॉर्टल किलर मूव फाइनल एयर आफ्टर ग्लो जो था उसको मेंटेन कर रहा था। ये एक जीनियस लेवल डिफेंसिव किलर मूव था जिसका फुल पोटेंशियल अब यूज़ हो रहा था। ट्विन लाइटनिंग की स्ट्रेंथ को वीक करने में यूज़ हो रहा था, लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयान का पूरा एफर्ट मिला के भी लाइटनिंग सिर्फ 15% ही वीक हो पाई थी और उसका रेड डेट इमॉर्टल एसेंस अल्ट्रा स्पीड से बर्न हो रहा था, खत्म हो रहा था। थोड़ी देर में ही उसकी फोरहेड पे एकदम पसीने आने लग गए। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टारविल एकदम वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये लाइटनिंग ट्रबुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। ये उसके प्लान का ऑलमोस्ट सबसे बुरा केस सिनेरियो था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मोमेंट पे मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी लक सच में बहुत ही ज़्यादा खराब थी।
ब्लड वेन लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडर के ब्लास्ट से एकदम इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा था कि डैमेज बहुत ज़्यादा था। हर एक लॉस डोंगफेंग चांगफेंग के अंदर चुभ रहा था। ये लॉसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले थे डोंगफेंग यूनलियान के इमॉर्टल प्राइमेसी की फाउंडेशन को। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे टाइम निकलता गया, पर हेवन और अर्थ का लाइटनिंग टर्बुलेशन कम होने के बजाय और ज़्यादा पावरफुल होता गया। इमोरियल रुइन बैट का कॉर्प्स बिल्कुल तबाह हो चुका था। पहले जहाँ स्पेस पाथ के काउंटलेस दाव मार्क्स थे, अब वो सब क्लियर हो चुके थे। एक लाइटनिंग टर्बुलेशन ने ऑलमोस्ट सब कुछ इरेज़ कर दिया था। ओवरलॉर्ड कांगयान की कंडीशन बिगड़ने लगी थी। वो अब सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इमॉर्टल एसेंस का मैसिव लॉस उस पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। ओवरलॉर्ड कांगयान कहता है, हाँ, हाँ, ये बहुत सीन खतरनाक है। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन और ये इतना पावरफुल, इतना खतरनाक पता है क्यों है? इसका सारी की सारी जो वजह जाती है सिर्फ़ तू है, तू। डोंगफेंग चांगफेंग तू है, तेरी वजह से इतना खतरनाक है। ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है तू तो ऑलरेडी मर चुका है। फेट के रूल के हिसाब से तेरी सोल को तो लाइफ़ और डेथ के दरवाज़े की तरफ रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन तू यहाँ ज़िंदा घूम रहा है। अब तो तू सिर्फ़ रिवाइव नहीं बल्कि इमॉर्टल बनने का प्लान कर रहा है। ये तो डायरेक्ट हेवन के अगेंस्ट जाना है। इसलिए हेवन और अर्थ इतने गुस्से में हैं। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टारविल जब ये सुना तो उसका एक्सप्रेशन सीरियस थोड़ा सडनली चेंज हुआ, आईब्रोज उसने उठाए। अब वो कहता है, जब से रेड लोटस डीमन वनरेबल ने फेट को तोड़ दिया है, तब से हर जीव का अपना डेस्टिनी इसके हाथ में है। तो अगर मेरा प्लान हेवन के अगेंस्ट है तो क्या? मेरा फेट मेरे हाथ में है। मैं इतने साल से प्लानिंग कर रहा हूँ, इतनी तैयारी की है, मैं डेफिनेटली सक्सेसफुली रहूँगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एकदम से एक लाउड रंबल सुनाई दिया। लाइटनिंग अब रेन की तरह नीचे गिर रही थी। थंडर नॉनस्टॉप गूंज रहा था। इस बार का थंडर इतना इंटेंस था कि उसकी आवाज़ आसमान को क्लियर एकदम सुनाई दे रही थी, सबके कानों में एकदम गूंज रही थी। डोंगफेंग चांगफेंग का स्टारविल एक सेकंड में हिल गया, डायरेक्टली एकदम डिसअपियर होने लग गया। एक ब्राइट व्हाइट लाइट ने पूरी दुनिया को दुनिया को एकदम भर दिया हो जैसे लग रहा हो। फेंग युआन और स्कॉलर और बाकी सब डेमोनिक पाथ के गोई मॉर्टल्स तुरंत ही पैनिक में पीछे हट गए। ओल्ड लॉर्ड कांगयान तक अपनी आंखें एकदम जोर से बंद कर ली। उस व्हाइट लाइट के बीच एक डिवाइन लाइटनिंग स्ट्राइक आई। वो डिवाइन लाइटनिंग अल्ट्रा फियर्स थी, एकदम से अनस्टॉपेबल। एक ब्लिंक नहीं, उसने फाइनल आफ्टरग्लो को तोड़ दिया, ब्लड वेन को डिस्ट्रॉय किया और स्ट्रेट सीधा किस पे गिरी जाके डोंगफेंग यूनलियान पर स्ट्राइक किया। वो डिवाइन लाइटनिंग इतनी फास्ट थी कि सब बैरियर्स उसके सामने एकदम वही पेपर जैसे फट गए और एक सेकंड में ही सब तोड़ती हुई सीधा डोंगफेंग यूनलियान के सामने आई। डोंगफेंग यूनलियान अभी एक मॉर्टल बॉडी में था। अब वो सच में स्ट्राइक, मतलब अगर वो हो जाता तो वह चूर एकदम ऐसा मान लो राख टाइप का बन जाता। डोंगफेंग चांगफेंग के पोजीशन प्लान एक सेकंड में फेल हो जाता, लेकिन हो जाता, लेकिन अभी हुआ नहीं। उसी मोमेंट पे कुछ होता है जब सब कुछ लाइफ और डेथ के बीच में था। डोंगफेंग युंगलियान जिसके आंखें पूरी प्रोसेस के दौरान बंद थी, उसने अचानक आंखें खोल दी। व्हाइट लाइट के बीच में उसने मुश्किल से है वो थंडर और लाइटनिंग का रे देखा। उसके अंदर एक बियॉन्ड इंटेंस गुस्सा और शॉक एक्सप्लोड हो गया और एकदम से एक लाइट का जो फ्लक्चुएशन हुआ। फॉलिंग स्टार लाइटनिंग, ये मेरी ओरिजिन ट्रिब्यूलेशन के अंदर छुपी हुई है। ट्रिब्यूलेशन है सारे हेवंस, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं तो सुन लो, मैं नहीं मरने वाला। डोंगफेंग चांगफेंग ने अपने माइंड में गुस्से से एकदम चिल्लाया। पैंथम फॉर्मेशन से ब्राइट ग्लो निकलने लगा। बूम आवाज आई, एक फियर्स एक्सप्लोजन गूंज उठा। रुइन बैट के कॉप्स से एंडलेस व्हाइट लाइट रेस निकलने लग गई और वो लाइट रेस कुछ ही अनलकी डेमोनिक पाथ गोई मोटर्स को एकदम भाई टच कर दिया और तुरंत उनके माइंड और सोल हिल गए और कुछ तो सीधा स्काई की तरफ चले गए और स्काई में क्रैश हो गए। वो टेरिफाइंग एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि एक मैसिव शॉकवेव क्रिएट हुआ और आसपास का पूरा जंगल उड़ गया। स्काई कोलैप्स जैसा होने लग गया। अर्थक्वेक आ रहा था। डेमोनिक पाथ के गोई मोटर्स पूरे पैनिक में पीछे हट गए। वो लगभग किलोमीटर्स दूर भाग गए थे। जब व्हाइट लाइट रेस धीरे धीरे फेड होने लगे तब जाके गो इमोटर्स ने थोड़ा रिलैक्स फील करा और वापस आए। वहां जहां पहले उन्होंने बड़ा सा रुइन बैट का कॉर्प्स जैसा माउंटेन देखा था, अब वो बचा ही नहीं था। और उसी हवा में एक यंग फिगर दिखाई दिया जो प्राउड होकर खड़ा था। वो डायरेक्ट फेंग युआन और बाकी सबको देख रहा था और वो और कहीं डोंग फेंग युंग लियान था। यू लियांग कह लो उसको। डोंग फेंग युंग लियान, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? वो दूसरा बंदा कहता है, वो गो इमोर्टल कैसे बन गया? लगता है ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ क्लैमिटीज ने, मतलब उसी ने ट्रिगर किया था ये। तीसरा कहता है ये स्पॉट पे इमोर्टल बन गया। क्या ही था भाई, डोंग पेंग चांग पेंग का इनहेरिटेंस है।
कितना खतरनाक है भाई, एक मॉर्टल ले गया, वो इमॉर्टल भी बन गया इनहेरिटेंस लेके। जब डेमोनिक पाथ के गो इमॉर्टल्स ने डोंग फेंग चांग फेंग को देखा तो वो सब शॉक हो गए थे, दिल में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस फील किया था। असल में इन्होंने डोंग फेंग चांग फेंग को नहीं, डोंग फेंग यू लियांग को देखा था, लेकिन इन्हें क्या पता कि डोंग फेंग चांग फेंग उस बॉडी के अंदर है। डोंग फेंग यूलियान का फेस बिल्कुल ब्लैंक था, ना पपिल्स थे ना वाइट पार्ट था, बस उसकी आंखों से अलग ही कलर की शाइनी क्रिस्टल लाइट्स निकल लगी थी जो फ्लिकर कर रही थी। उसी लुक के साथ उसने आसपास खड़े डेमोनिक पाथ के गुइमोटस को देखा और सॉफ्टली बोला, तो तुम लोग हो जो मेरे मास्टर के इनहेरिटेंस के पीछे पड़े हो? क्या सोच के अटैक करने आ गए थे एक राइटियस पाथ सुपर फोर्स पे? हैं, ऐसे करोगे? और जो इसने लाइन बोली थी ना, तुम्हें लाइन सुन के लग रहा होगा कि नहीं भाई, ये डोंग फेंग चांग फेंग क्यों होगा, ये तो डोंग फेंग यूलियान होगा। लेकिन तुम्हें बता दूं, शायद यहाँ पे डोंग फेंग चांग फेंग नाटक कर रहा है डोंग फेंग यूलियान होने का, सबको पता ना चले कि वो डोंग फेंग चांग फेंग है ना। डोंग फेंग चांग फेंग ने सक्सेसफुली पोजीशन कर लिया था, यानी बॉडी पा ली थी, लेकिन वो अभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा था। उसने डोंग फेंग यू लियांग की आवाज़ में थोड़ा मतलब उसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके वही बोल रहा था। डेमोनिक पाथ के गुई मोटर्स ऑलरेडी थोड़े से लो फील कर रहे थे और जब उन्होंने डोंग फेंग यू लियांग की ये एरोगेंट लाइन सुनी तो उनका मूड और बिगड़ गया। कुछ ने तो सरकास्टिकली हंसा और चिल्लाया, ओए छोटे, अभी तो इमॉर्टल बना है तू, एक स्टेप में ऊपर आके एटीट्यूड आ गया, चल मेरा हैमर संभाल। जैसे ही इसने ये बोला, एक आदमी ने भीड़ में से फ्लाई करके आगे आया। उस डेमोनिक गुए मॉडल का बॉडी स्ट्रक्चर वाइडली मस्कुलर था, उसके नीचे एक फ्लाइंग हेवनली बोर था जिसके मोटे पैर तेज से एकदम भाग रहे थे आगे, और वो डोंग फेंग यूलियान की तरफ धमाकेदार एंट्री ले रहा था। और ये और कोई नहीं है, पहले भी ऐसी एंट्री ली थी इसने और फिर पीछे भागा, तब ये दोबारा आ गया और ये फिर भागेगा, और ये वही है ज़ुओज़ान। बाकी इमोर्टल्स हिल गए, जैसे रियलाइज़ किया हो कि कुछ इम्पोर्टेंट है। तभी बंदे कहते हैं, ये ज़ुओज़ान तो बड़ा ही चालाक निकला, सबसे पहले अटैक करके मौका मार रहा है। दूसरा कहता है, हम सब हेवनली ट्रिब्यूलेशन और एथिक कैलेमिटीज़ के से डरे हुए थे, लेकिन डोंग फेंग यूलियान तो अभी न्यूबी इमॉर्टल बना है, डरना किस बात का है? तीसरा कहता है, डोंग फेंग यूलियान को जिंदा पकड़ो, उससे विज़डम पाथ की इनहेरिटेंस निकालो। डेमोनिक पाथ के गुइमोर्टस एकदम फास्ट मूव कर गए, सब डोंग फेंग यूलियान की तरफ भागने लगे और कोई पीछे नहीं रहना चाहता था, सब आगे बढ़ना चाहते थे, एकदम स्पीड में भाग रहे थे। स्कॉलर भी उन्हीं में से था, सिर्फ फेंगयुआन और जो उसके साथ थे बस वही लोग वहीं पे रुके हुए थे। बस फेंगयुआन ही पीछे था, उसके साथ जो दोनों लोग थे वही पीछे थे, यानी फेरिलिशान और अपनी हाई लाओलान। फेंगयुआन को नहीं पता था कि डोंग फेंग लियान का बॉडी अब डोंग फेंग चांग फेंग ने पोजेस कर लिया है, लेकिन उसको डाउट था ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे, इसलिए वो पीछे था। तभी आवाज़ आती है, डोंग फेंग यूलियान तो गया, लेकिन ओल्ड लॉर्ड कांगयान किधर है? अब ये शायद फेंगयुआन की आवाज़ थी। ओल्ड लॉर्ड कांगयान एक्चुअली डोंग फेंग यूलियान के पीछे खड़ा था। उसने एक इमॉर्टल टेक्निक यूज़ करके अपने आप को छुपा लिया। उसकी जो कंसीलमेंट इतनी टॉप नॉच थी कि किसी डेमोनिक पाथ इमॉर्टल ने इसकी प्रेजेंस को फील तक नहीं करा। लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड था। जब उसने देखा कि सब अटैक करने आ रहे हैं तो उसने डोंग फेंग यूलियान को सीक्रेटली मैसेज भेजा। वो कहता है, हेल्प चाहिए? डोंग फेंग यूलियान कहता है, कुछ भी मत करो, मुझे हैंडल करने दो सबको। एटीट्यूड देख रहे हो? अगर ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने अटैक किया तो पकड़ा गया तो नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को समझ आ जाता कि डोंग फेंग लियान सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ मिला हुआ है। फिर तो ना तो राइटियस पाथ एक्सेप्ट करता डोंग फेंग लियान को, ना तो डेमोनिक पाथ, दोनों लोग उस पे चढ़ जाते फिर। और वैसे भी डोंग फेंग लियान खुद चाहता था कि वो अकेला ही अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करे ताकि उसका नाम वापस से ऊपर बढ़े, क्योंकि डोंग फेंग चांग फेंग की आइडेंटिटी में वो आगे बढ़ा था ना, लेकिन अब वो इस आइडेंटिटी में आगे बढ़ना चाहता है यून लियान की। स्पेशली जब वो डोंगफेंग ट्राइब के 8 गो इमोर्टल्स ऑलरेडी मर चुके थे। वो चाह रहा था कि डोंगफेंग ट्राइब फिर से एक बड़ी-सी पावर बन जाए। ज़ुओज़ान सबसे आगे था और अब वो काफ़ी मतलब करीब आ चुका था। डोंगफेंग लियान, उसके फेस पे वो इविल स्माइल क्लियर दिख रही थी। उसके पीछे 10 से ज़्यादा डेमोनिक पाथ के गो इमोर्टल्स फुल किलिंग इंटेंट के साथ आगे दौड़ रहे थे। डोंगफेंग लियान बिल्कुल अकेला था। उसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ रैंक 6 का बॉटम स्टेज था। लेकिन ना तो वो पैनिक हुआ ना तो डरा। उसके लिप्स पे थोड़ा-सा एक मुस्कुराहट है, एक छोटी-सी कॉन्फिडेंट स्माइल, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। ओल्ड लॉर्ड कांगयान जो उसके पीछे था, उसने भी इंटरेस्ट के साथ देखा। उसका क्यूरियोसिटी लेवल हाई था, देखना चाहता था कि कैसे डोंगफेंग युनलियान इस पावर के साथ कैसे हैंडल करेगा इन सबको। और और तब डोंगफेंग युनलियान ने अपना राइट आर्म उठाया, उसकी व्हाइट स्लीव्स थोड़ी-सी पीछे हो गई। उसने अपना इंडेक्स फिंगर स्काई की तरफ पॉइंट किया और एक लाउड, एक चिल टोन में बोला, एक वर्ड सॉरी, और वर्ड पता है क्या था? मैरिड स्टार, फायरफ्लाइज़। और जब ये सुना,
सब इमोटल्स एकदम रुक गए, सबका फेस एकदम जितना टेंस हो गया, एकदम से टेंस हो गया सबका फेस। मैरिड स्टार फायरफ्लाई नॉर्थर्न प्लैनेट्स के गो इमोटल्स के लिए ये नाम काफ़ी बड़ा था। ये डोंगफेंग चांगफेंग का सबसे डेंजरस किलर मूव था। डोंगफेंग चांगफेंग को नॉर्थर्न प्लैनेट्स का नंबर 1 विज़डम पाथ गो इमोटल बोला जाता था। और सिर्फ रिडक्शन के लिए नहीं बोला जाता था, उसकी फाइटिंग पावर भी इंसेन लेवल थी। बिना किलर बैटल पावर के भी कोई भी नॉर्थर्न प्लैनेट्स जैसे डेंजरस प्लेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर कोई कर रहा है सर्वाइव तो इसका मतलब वो पावरफुल है, ना सिर्फ विजडम पाथ में बल्कि पावर में भी, लड़ने में भी। डोंगफेंग चांगफेंग ने डोंगफेंग ट्राइब को लीड किया था, उसकी वजह से ही ट्राइब सक्सेसफुली इतना आगे बढ़ा था। तो बैटल स्ट्रेंथ में भी उसने पी शुई हान और स्कॉलर जैसे बड़े नाम वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। वो एक राइटियस पाथ का सुपर फोर्स का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था आफ्टर ऑल। और ये मैरिड स्टार फायरफ्लाइज उसका सबसे आइकॉनिक विजडम पाथ किलर मूव था। ये मूव इतना फेमस था कि हर गो इमॉर्टल के दिमाग में ये डीप मेमोरी की तरह सेट था। ज़ुओज़ान कहता है, मत सुनो इसकी बकवास, मैरिड सेल्फ स्टार फायरफ्लाइज में हज़ारों गो वर्म चाहिए होते हैं, इतनी ईज़िली एक्टिवेट नहीं होते। लू क्विंगमिंग कहता है, ये तो अभी-अभी इमॉर्टल बना है ना, एकदम फ्रेश है, इतने सारे गो वर्म कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस इसके पास आएगा कहाँ से, अगर होंगे भी तो। यहाँ पे तीसरा बंदा डिवाइन लॉर्ड तियांडू कहता है, बस कर, ये सपने देख रहा है, रेडी हो जाओ यार, अटैक करते हैं। स्कॉलर कहता है, इसी मूव से मैं कभी हारा था, देखते हैं तुझ में कितनी पावर है, क्योंकि डोंगफेंग चांगफेंग से मैं हारा था, तुझसे नहीं। हाई लाओलान का हार्ट तो एकदम एक्साइटमेंट से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि उसके पास अब सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल वो नहीं है, इसलिए उसकी फाइटिंग पावर कम हो गई है। हाई लाओलान कहती है, क्या हम सच में कुछ नहीं करने वाले? फेंग युआन कहता है, थोड़ा वेट करो, कुछ तो ऑफ लग रहा है। फेंग युआन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी स्काई का मूड एकदम से बदल गया। अभी तक तो क्लाउड्स हट चुके थे, क्लियर स्काई था, लेकिन सडनली ही डार्कनेस छाने लगा। पूरा एनवायरनमेंट एकदम से डिम हो गया, सराउंडिंग्स में अंधेरा छाने लगा। और एक के बाद एक स्काई में छोटे-छोटे फायर फ्लैश जैसी लाइट स्पॉट्स अपीयर होने लगे, जो डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। स्टारलाइट एकदम से फटी, इतनी ब्राइट फटी कि एकदम डार्ज़लिंग सी आँखें एकदम चुभाने वाली लाइट आई। और एक डेमोनिक पाथ गुई मोटर्स जितने भी एक था, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे करके जितने भी थे आस-पास के सब कहते हैं मैरिड स्टार फायरफ्लाइज़। सबका फेस एकदम शॉक में था। वो एकदम उसी फायरफ्लाइज़ के उस भवंडरे इतने बड़े झुंड को देख रहे थे। स्टारलाइट उनके चेहरों पर चमक रहा था। स्कॉलर का फेस बिल्कुल एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो कहता है, ये तो रियल मैरिड स्टार फायरफ्लाइज़ था और शायद पहले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है अब देखने में। बंदे कहते हैं, ये पॉसिबल भी कैसे था? डोंगफेंग लियान तो अभी-अभी इमॉर्टल बना है ना, राइट? अभी बना है जस्ट। उसके पास चाहे उसके पास डोंगफेंग चांगफेंग का स्टार व्हील ही क्यों ना हो, उसको रेड डेट इमॉर्टल एसेंस भी मिला हो रैंक 7 का, लेकिन ये तो पहली बार था ना, पहली बार में मैरिड स्टार फायरफ्लाइज़ कैसे यूज़ करता है, मतलब यूज़ कर सकता है, वो भी इतना फ्लॉलेसली, यानी बिना किसी दिक्कत के इतना बढ़िया तरीके से। जैसे ये मूव उसने हज़ारों बार प्रैक्टिस करा हो, जैसे ये मूव वो हमेशा से करते हुए आया हो, कैसे? स्कॉलर कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके आस-पास जो गो इमोर्टल्स थे, उनकी हालत तो और भी ज़्यादा बेकार थी। जो स्टारलाइट के छोटे-छोटे डॉट्स थे, वो हर डायरेक्शन से उन पे अटैक कर रहे थे। एक सिंगल स्टारलाइट, मतलब एक एक तरीके से उसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर ऐसे ही टाइप के बहुत सारे स्पेक्स बहुत हज़ारों या लाखों की संख्या में नीचे गिरे, करीबन करीबन ऐसे मान लो कि बहुत ज़्यादा, ऐसे करोड़ों में गिरे, तो फिर क्या होगा? गो इमॉर्टल्स अगर किसी स्पेक को डिस्ट्रॉय भी करते तो उनके अंदर से स्टार थॉट्स निकल के सीधा उनके दिमाग के अंदर घुसने लगता। अगर उनके पास कोई मेटल डिफेंस मेथड भी होता तो भी स्टार स्पेक्स इतनी ह्यूज क्वांटिटी में थे कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते डिफेंस के चक्कर में। डिफेंस उन्हें बचा नहीं पाता ज़्यादा देर तक। अगर एक बार स्टार थॉट उनके माइंड में कंट्रोल कर लेता तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती। कभी-कभी तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता, लेकिन सबसे बुरे केस में तो पूरे दिमाग का कंट्रोल ले जाता है वही इंसान जो इसको फायर कर रहा है। और या तो इंसान स्लो हो जाता, कंफ्यूज हो जाता, या फिर पूरे माइंड के अंदर सिर्फ स्टार थॉट्स भर जाते और बंदा पूरा डोंगफेंग लियान का पपेट बन जाता। जैसा वो चाहे वैसा कंट्रोल में वो कर लेता। डेमोनिक पाथ गुई मोटर्स ज़ुओज़ान के साइड में कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? ज़ुओज़ान का चेहरा लाल से पर्पल पड़ गया। ज़ुओज़ान कहता है, सॉरी, मेरा अटैक अचानक ही डायरेक्शन चेंज कर गया। डेमोनिक पाथ गुई मॉडल कहता है, तुम जैसे बंदे ने तो विज़डम पाथ इनहेरिटेंस चुराने की उम्मीद ही बेकार है, यानी तुम तो बेकार हो, चोमू हो तुम। ज़ुओज़ान को चोमू बोला जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि तुमसे तो उम्मीद रखना बेकार है कि तुम चुरा सकते हो किसी की विज़डम पाथ की इनहेरिटेंस, तुमसे उम्मीद रखना बेकार है। इतनी देर में ही
तुम ऑलरेडी स्टार थॉट से इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुमने अपना अटैक का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया इतनी सी देर में ही। हेल्प तो दूर की बात है, हेल्प तो तुमसे उम्मीद ही नहीं है, अब सिर्फ तुम एक प्रॉब्लम हो। ज़ुओज़ान कहता है, क्या बोला? हिम्मत है तो फिर आ, देख किसमें कितना दम है। दोनों दोनों में फाउट एक तरीके से चिल्लाने वाला मैच स्टार्ट हो गया और गू इमोटल्स और पैनिक में आ गए। गू इमोटल कहते हैं, बस करो, अभी बस आपस में लड़े जा रहे हो। रियल प्रॉब्लम तो ये है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये मैरिड स्टार फायर, ये जो फायरफ्लाइज़ का जो ट्रैप है, जितना ज़्यादा टाइम यहाँ बिताएँगे उतना ज़्यादा डेंजर होगा। दूसरा कोई मॉडल कहता है, निकलना? अबे हे भगवान, यहाँ करोगे क्या तुम? डर नहीं है तुम्हारे अंदर? वो सिर्फ़ एक लो रैंक 6 कोई मॉडल है, हम इतने सारे हैं। ऊपर से लॉर्ड स्कॉलर भी तो यहीं हैं, इतना ईज़िली डरते क्यों हो? ये इतना पावरफुल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। मेरा कहना मानो तो सीधा अटैक ही कर देते हैं। सब लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए कि भागें या अटैक करें? कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। सबकी नज़र ऑटोमैटिकली चली गई स्कॉलर की तरफ। पी शुई हान तो ऑलरेडी भाग चुका था, फेंग युआन यहाँ से बहुत दूर खड़ा था और अभी फील्ड में बस एक ही बंदा उनके पास था जो था स्कॉलर। और ये नहीं था कि सब लोग उस पे अपना मतलब लीडर मानते थे, पर जब सिचुएशन डेंजरस हो तो नेचुरली सब लोग स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ ही देखने लग जाते हैं सर्वाइवल की वजह से। स्कॉलर खुद भी कन्फ्यूज़ था, उसने डोंग फेंग चांग फेंग के अगेंस्ट फाइट की थी और तब वो इस मूव मैरिड स्टार फायरफ्लाई से ही हार गया था। उस डिफीट के बाद उसने इस मूव के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। उसे बाकी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी इस टेक्नीक की। उसे पता था कि ये एक विज़डम पाथ किलर मूव है जो डोंग फेंग चांग फेंग ने खुद बनाया था और इसका पावर इनसेन लेवल तक होता है। इस मूव की वीकनेस स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अभी तक स्कॉलर को सिर्फ इतना ही क्लियर था कि अगर कोई इस मूव की रेंज में आ गया तो उसके खुद के थॉट्स स्टार थॉट्स बन जाते हैं और वही स्टार थॉट्स फिर स्टारलाइट स्पेक्स बनकर गू इमॉर्टल को अटैक कर जाते हैं। जब इंटेंस फाइट चल रही होती है तो गो इमॉर्टल के दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और डिफेंस टाइप। और जितनी ज़्यादा थॉट्स उतने ज़्यादा स्टार थॉट्स और उतने क्लियर मूव ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर कोई मूव की रेंज में और भी गो इमॉर्टल्स हों तो और भी ज़्यादा स्टार थॉट्स जनरेट होते हैं और ऐसे मतलब ऐसे जैसे में ही किसी के दिमाग में थॉट्स को कंट्रोल ले लेते हैं। ये जितने भी थॉट्स अगर दिमाग में पहुंच गए तो कंट्रोल ले लेंगे और वो सीधा डांग अपने डोंग पेंग यून लियान के पपेट बन जाएगा। अगर फुल कंट्रोल ना भी हो तो माइंड डिस्टर्बेंस में ही चला जाएगा और उससे गलती होगी इधर से उधर चीज़ें करेगा। जैसे अभी ज़ुओज़ान ने अपना जो अटैक करा वो अपने ही बंदे पे अटैक कर दिया। इसी वजह से मैरिड स्टार फायरफ्लाइज ग्रुप फाइट के अगेंस्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। अगर सिंगल एनिमी हो तो ये मूव थोड़ा वीक पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लोग हों तो इसके अगेंस्ट और ज़्यादा डेडली हो जाता है पूरे आर्मी के अगेंस्ट। डोंग फेंग ने ये मूव ईज़िली बनाया क्योंकि उस टाइम के ट्राइब में कम गू इमॉर्टल्स थे और उसे अक्सर अकेला मल्टीपल एनिमी से लड़ना पड़ता था, इसलिए मूव बनाया था। लेकिन इस मूव के बाद उसने ग्रुप फाइट से डरना ही बंद कर दिया। स्कॉलर सोचता हुआ कहता है, जो सिचुएशन अभी बनी है यही तो डोंग फेंग युनलियान चाह रहा था। हम ज़्यादा लोग हैं लेकिन यूनिटी तो ज़ीरो है, सब एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं। रियल एलीट फाइटर भी नहीं है सब लोग, सिर्फ मैं ही एक रैंक 7 हूँ। फाइट स्टार्ट होती तो सब एक दूसरे के लिए बर्डन बन जाते। और ऊपर से एक और चीज़, पहले वाले फाइट में मुझे लगा था कि कोई फायर पाथ गो इमॉर्टल चुपके से यहाँ पे है। स्कॉलर का माइंड सुपर स्पीड से प्रोसेस कर रहा था, उसके आसपास स्टारलाइट स्पेक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहे थे दूसरे गो इमॉर्टल के कंपैरिजन में। इतने सारे डाउट टेंशन के बाद भी स्कॉलर रिट्रीट नहीं करना चाहता था। उसका फाइट स्पिरिट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। स्कॉलर अंदर ही अंदर कहता है, मैं डोंग पेंग चांग पेंग से हार गया था, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंसल्ट थी और अब जब मैं उसके सक्सेसर के सामने खड़ा हूँ, अगर मैं भाग गया तो मैं खुद को फेस कैसे करूँगा। अगर उनके साइड में कोई छुपा हुआ गो इमॉर्टल भी हो तो हमारे पास भी नंबर्स का एडवांटेज है, लेकिन अगर मैं फाइट से पहले ही पीछे हट गया तो प्रॉब्लम है। और नॉर्थल पैंस मैं कौन सा गो इमॉर्टल मुझे रिस्पेक्ट देगा अगर मैं पीछे भागा फाइट से तो। स्कॉलर ने जैसे ही डिसीजन लिया उसकी एनर्जी तुरंत ही बूस्ट हो गई। उसने जोर से चिल्ला के कहा, लड़ो, दुश्मन सिर्फ एक ही है, जो डर रहा है वो निकल जाए। डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल्स कहते हैं, ठीक है हम आपके साथ हैं लॉर्ड। डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल कहते हैं, सच में लॉर्ड, स्कॉलर के नाम से ही काफ़ी है। आप तो डोंग फेंग युलियान से किस बात का डर है? सब गो इमॉर्टल्स एकदम चिल्लाने लगे। स्कॉलर ने अपनी स्लीव्स फ्लिक की और एक टेलर मूव यूज़ करके अपने आसपास के स्टारलाइट को हटा दिया, फिर सीधा डोंग फेंग युलियान की तरफ चार्ज कर गया। डोंग फेंग युलियान कहता है, आ जा। वो बिल्कुल भी स्कॉलर के रैंक 7 पावर से नहीं डरा था, बल्कि पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया था। पूरे स्टारलाइट में एकदम डूब के आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के लिए तो स्टारलाइट ऐसे घूम रहा था जैसे स्टार का समुंदर हो, ऊपर-नीचे घूमता हुआ कंटीन्यूअसली वेव जैसा। डोंग फेंग युलियान एकदम किसी स्टार एम्परर जैसा फ़ील दे रहा था। उसने पूरा स्टारलाइट कंट्रोल में ले रखा था। बड़ा ही मैजेस्टिक स्टार का वेव क्रिएट करके अकेला ही ग्रुप से लड़ रहा था। स्टार हिल रहे थे, लाइट के टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे। शुरुआत में डोंग फेंग युलियान क्लियरली हेवनली
मतलब हेवनली नंबर्स में इतना मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टारलाइट जो टाइप के थे ना, फायरफ्लाइज़ बहुत सारे दिख रहे थे एकदम शूटिंग स्टार की तरह, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, काउंट भी नहीं हो रहे इतने सारे। सिचुएशन बहुत ही रिस्की थी, बट टाइम के साथ-साथ स्टारलाइट इतनी तेज़ बढ़ने लगा कि ऑलमोस्ट पूरा एरिया ही भर गया। वो स्टारलाइट ना सिर्फ विज़न को ब्लॉक कर रहा था, बल्कि टीम वर्क को भी मुश्किल बना रहा था। साथ ही स्टार थॉट्स सबके माइंड में इन्वेड कर रहे थे। जैसे डेमोनिक पाथ गुई मॉडल बार-बार गलतियाँ कर रहे थे। जैसे-जैसे सीन ज़्यादा chaotic होता जा रहा था, डोंग फेंग-लियान का एडवांटेज भी बढ़ता गया था। कई गुई मॉडल बार-बार गलती से इंजर्ड हो गए थे। धीरे-धीरे उन्होंने टीम अप करना ही छोड़ दिया और सोलो फाइट करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से डोंग फेंग-लियान पे प्रेशर और कम हो गया। सिर्फ स्कॉलर ही एक ऐसा था जो ऑब्स्टिकल के बीच से स्किलफुली मूव कर रहा था और वही डोंग फेंग-लियान का सबसे बड़ा टफ अपोनेंट था। डोंग फेंग-लियान स्टार्टिंग से ही उससे बच रहा था। कभी-कभी फेस टू फेस फाइट नहीं कर रहा था। स्कॉलर का गुस्सा चढ़ गया था क्योंकि बार-बार उसके रास्ते में दूसरे डेमोनिक गुई मॉडल्स आ रहे थे। स्कॉलर अपने मन में कहता है, ये डोंग फेंग-लियान कितना स्लिपरी है। इतने यंग होके भी डोंग फेंग चांग फेंग जैसे शातिर है। कोई फ्लॉ ही नहीं दिख रहा है इसके पास जाने का, जैसे ये किलर मूव उसने बचपन से ही यूज़ करा हो। क्या डोंग पेंग चांग पेंग की इनहेरिटेंस इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड थी क्या? इतनी खतरनाक, इतनी ओवर पावर? थोड़ी दूर ओल्ड लॉर्ड कांगयान भी इस किलर मूव से मेरे स्टार फायरफ्लाई की पावर देख के अंदर ही अंदर थोड़ा शॉक था। वो अब तक पूरा टाइम छुपा हुआ था, चुपचाप अपने आप को हील कर रहा था। कभी-कभी तो वो ठंडी नज़र से फेंग युआन और उसके ग्रुप को भी देख रहा था बैटलफील्ड के कॉर्नर में जो खड़े थे। उसके मन में फेंग युआन की आइडेंटिटी को लेकर कुछ अजीब से गेसेस थे। वो वेट कर रहा था कि फेंग युआन कब बैटलफील्ड में एंटर करे। ओल्ड लॉर्ड कांगयान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट चेजिंग एनिमीज नहीं था, बट अगर मैरिड स्टार फायरफ्लाइज का यूज़ हो करता, मतलब मैरिड स्टार फायरफ्लाई का यूज़ करता, तो फेंग युआन को पकड़ने के लिए चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पर जब से फाइट शुरू हुई थी, फेंग युआन बस कॉर्नर में खड़ा सब देख रहा था। एक बार भी मूव नहीं किया। इस वजह से ओल्ड लॉर्ड कांगयान काफ़ी मतलब एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा था और वो पेशेंस से थोड़ा वेट भी कर रहा था। स्कॉलर कहता है इमॉर्टल किलर मूव, थाउज़ेंड्स डिसइंटीग्रेशन। स्कॉलर ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। डोंग फेंग-लियान हल्की सी हँसी के साथ अपना मूव दोबारा से यूज़ करा। वो अलर्ट भी था और एक बटरफ्लाई जैसा हल्की सी लहरों के साथ मूव आया, जो वो रेस में डॉज करते हुए अटैक कर गया। लेकिन उसी मोमेंट में एकदम से डोंग फेंग-लियान रुक गया और उसके अंदर जो डोंग फेंग वांशु की फ्यूरियस आवाज़ गूंजी। डोंग फेंग वांशु कहता है, ओए बुड्ढे, मैं तुझे लेके ही जाऊँगी। और यहाँ पे डोंग फेंग-लियान ने तुरंत ही डायरेक्शन चेंज किया और डायरेक्टली 1000 डिसइंटीग्रेशन के मूव की तरफ चार्ज किया। और ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सब 1 सेकंड के लिए एकदम फ्रीज़ हो गया था। 1000 डिसइंटीग्रेशन की पावर सबके दिमाग में ऑलरेडी डीप एक तरीके से बसी हुई थी और उस किलर मूव की तरफ सीधा भागना मतलब फुल सुसाइडल मूव था। यानी एक तरीके से ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो डोंग फेंग-लियान था, वो अपना एक खतरनाक अटैक उसने बनाया ताकि वो 1000 डिसइंटीग्रेशन अटैक को मतलब एक तरीके से आपस में भिड़वा के खत्म कर सके। लेकिन सीन क्या हुआ? 1000 डिसइंटीग्रेशन सामने से अटैक आ रहा था। इस बंदे ने जो अपना अटैक बनाया था, वो अटैक तो साइड हो गया। पता नहीं इसके अंदर से वही वो जो 8 इमॉर्टल में से एक इमॉर्टल था, उसी इमॉर्टल की आवाज़ आई और ये बंदा अपनी बॉडी से कंट्रोल खोकर सीधा अटैक के सामने जा रहा है अटैक खाने। देख रहे हो? एक मोमेंट के लिए सब एकदम स्टन्ड हो गए थे। स्कॉलर भी एकदम से शॉक में था। उसने आँखों से देखा कि डोंग फेंग-लियान उसके किलर मूव की तरफ जा रहा है। 1000 डिसइंटीग्रेशन की लाइट ने डोंग फेंग-लियान के सर पे लाइट डाली। 1 सेकंड में उसके बाल जल गए, फिर उसका स्कल मेल्ट होने लगा। रेज़ उसके ब्रेन तक पहुँचने ही वाले थे। इसी लाइफ की डेथ पे ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने चिल्लाया और बिना हीलिंग कंटिन्यू किए वो सामने आ गया डोंग फेंग-लियान को बचाने। वो एक ही टाइम में अटैक भी कर रहा था और डिफेंस भी कर रहा था। आग का तूफान उठ गया, एक ब्लेजिंग इन्फर्नो स्कॉलर की तरफ चार्ज किया। रैंक 7 के एक्सपर्ट के सामने स्कॉलर को भी अपना फोकस स्प्लिट करना पड़ा। इसी चक्कर में ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने डोंग फेंग-लियान को खींचकर वापस ला लिया था। डोंग फेंग-लियान का स्कल ऑलरेडी एकदम 2 हिस्सों में एकदम बटा जा रहा था, लेकिन अलग नहीं हुआ है, बट जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। उसका ब्रेन जो था हेवीली डैमेज हो चुका था, बहुत, बहुत ज़्यादा डैमेज, एकदम फटने के करीब पे था। इसी वक्त उसके स्कल के होल से हज़ारों स्टार थॉट्स फाउंटेन की तरफ बाहर निकलने लगे। जब ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने उसे बचा लिया, डोंग फेंग-लियान का एक्सप्रेशन शांत हो गया। ये सिग्नल था कि डोंग फेंग चांग फेंग के सोल ने वापस कंट्रोल ले लिया है, लेकिन उसके चेहरे पे थोड़ा-सा डर अब भी था। अगर बस 1 सेकंड का भी डिले होता तो डोंग फेंग-लियान का ब्रेन पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, गायब हो जाता। डोंग फेंग चांग फेंग एकदम से मौत के मुँह से जाके वापस आया था, ज़िंदा बच गया था बट बेयरली, बहुत मुश्किल से। अगर वो ओल्ड लॉर्ड कांगयान यहाँ पे नहीं होता तो वो शायद मर चुका होता दोबारा से, ज़िंदा होके भी मर जाता।
ओल्ड लॉर्ड कांगयान कहता है ये क्या हुआ? वो डोंगफेंग चांगफेंग को पीछे से खींचते हुए चिल्लाया था। उसका दिल अभी-अभी काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। डोंगफेंग चांगफेंग ने पोजीशन टेक्निक में काफ़ी पार्ट्स ओल्ड लॉर्ड कांगयान को एक्सप्लेन किए थे, बट कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो थे उसने सीक्रेट ही रखे थे। इसलिए ओल्ड लॉर्ड कांगयान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डोंगफेंग चांगफेंग मर जाए। डोंगफेंग चांगफेंग ने जानबूझ के कुछ चीज़ें छुपाई थी ताकि ओल्ड लॉर्ड कांगयान एक सेफ्टी की तरह उसके लिए बना रहे, और उसका इफ़ेक्ट क्लियर दिख रहा था यहाँ पे जब उसने जान बचाई। चाहे उसकी जान बच गई हो, लेकिन डोंगफेंग चांगफेंग का चेहरा एकदम पेल पड़ गया था और एक्सप्रेशन तो बिल्कुल अनहेल्दी लग रहा था। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसलिए क्योंकि उसने जल्दी में इमॉर्टल बनने की प्रोसेस करी थी, और लाइटनिंग ट्रबुलेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हुए थे उसको। ओरिजिनली डोंगफेंग चांगफेंग ने डोंगफेंग ट्राइब के 8 गु इमॉर्टल को ट्रिक किया था और उनका इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर को पैंथम फॉर्म में बना के एक्सट्रैक्ट कर लिया। पर इन कोर में उन 8 इमॉर्टल की विल और ऑरास भी थे, डायरेक्टली डोंगफेंग यूलियान की बॉडी में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते थे। डोंगफेंग चांगफेंग ने मेंसन्स ब्लड इमॉर्टल गु का यूज़ किया, जिससे उसने इन कोर्स को एक ब्लड वेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक नस में। फिर डेमोनिक पाथ के गु इमॉर्टल्स के अटैक का यूज़ करके उसमें उसने क्या करा, इम्प्योरिटीज़ थी यानी उसकी विल और ऑरास को उनको टेम्पर करके हटा दिया। डोंगफेंग चांगफेंग का प्लान था कि प्यूरिफाइड इमॉर्टल प्राइमेसी ओरिजिन कोर को डोंगफेंग लियान की बॉडी में ट्रांसफर करे बिना किसी साइड इफेक्ट के, लेकिन हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थ कैलेमिटीज इतनी हॉरिफाइंग थी कि उसने सब सब कुछ एकदम खराब कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया था उसने एक तरीके से। और एकदम फाइनल मोमेंट पे लाइफ और डेथ के बीच डोंगफेंग चांगफेंग के पास टाइम ही नहीं था, इसलिए उसने कुछ टाइम मतलब एक तरीके जो स्टेप थे, यानी जो सही स्टेप करने थे, स्टेप ही स्किप कर दिए और डायरेक्टली वो कोर डोंगफेंग लियान की बॉडी में डाल दिए। वो जो कोर थे वो प्यूरिफाई नहीं थे, मतलब उनके अंदर अभी भी शायद थोड़ी बहुत विल थी। इस विल ने ही उसकी बॉडी को कंट्रोल हटा दिया और वो सीधा अटैक के सामने आ गया था। यही दिक्कत थी। उसने ट्रिबुलेशन पास कर लिया और गु इमॉर्टल बन गया, बट अब उसके नए इमॉर्टल प्राइमेसी में 8 गु इमॉर्टल की विल और ऑरा भी एकदम भरा हुआ था अभी भी। ये जो 8 गु इमॉर्टल थे, उनका बॉडी सोल पहले ही हेवन शेकिंग ट्रिबुलेशन में टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन क्योंकि उनको धोखा मिला था, तो उनके अंदर का डोंगफेंग चांगफेंग के लिए इंटेंस नफ़रत थी, जो उनकी विल और ऑरा के थ्रू अभी भी ज़िंदा थी। डोंगफेंग चांगफेंग को जब स्कॉलर के साथ फाइट करनी पड़ी, तब उसका पूरा फोकस बैटल पर था। एक छोटी-सी भी मिस्टेक ने अंदर छुपे डेंजर को ट्रिगर कर दिया, तब एक हैवी बैकलैश हुआ। डोंगफेंग चांगफेंग को पहले से डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब एक्चुअल बैकलैश हुआ, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पहले के कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। जो विल उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में जमा हो चुकी थी, उनका पावर उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था, यानी उसका ध्यान तक भटका दिया, उसकी बॉडी से कंट्रोल हटा दिया उस विल ने। सोच रहे हो इतना खतरनाक था, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसलिए 1000 डिसइंटीग्रेशन के मूव के बीच में उस पर ऐसा बैकलैश आया कि उसकी खुद की मौत तक वो ऑलमोस्ट पहुँच गया। डोंगफेंग चांगफेंग ने गहरी साँस ली और बस ओल्ड ओरेकल यांग को एक एक्सप्लेन करने ही वाला था, उसके चेहरे पर अचानक से एक वाइल्ड और स्कैरी एक्सप्रेशन आ गया एक्सप्लेन करने से पहले ही। ओल्ड लॉर्ड कांगयान के दिमाग में तुरंत ही रेड अलर्ट बज गया। उसने इंस्टेंटली अपना ग्रिप छोड़ दिया और पीछे हट गया। अगले मोमेंट पे डोंगफेंग लियान ने एक पावरफुल किलर मूव से अपनी सेवियर ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे अटैक कर दिया। लकीली ओल्ड लॉर्ड कांगयान ऑलरेडी अलर्ट था, तो डोंगफेंग लियान का अटैक हवा में ही गायब हो गया, यानी हट गया, कुछ पे आया नहीं। डोंगफेंग यी कॉन्ग वो कहता, ओल्ड बास्टर्ड चांगपेन, तू तो टोटली शेमलेस निकला। अपने ही ट्राइब के गुई मॉडल के अगेंस्ट इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी, सिर्फ अपने रिबर्थ के लिए। ये वॉइस डोंगफेंग युनलियान का नहीं था, ये था डोंगफेंग यी कॉन्ग का वॉइस। इतना सडन और इतना वेट ट्रांसफॉर्मेशन देख के सब कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे स्कॉलर की आंखों में एक ब्राइट लाइट चमकी। वो फिर से अटैक करने के लिए मूव किया। उसने तुरंत ही रिएक्ट किया और 1000 डिसइंटीग्रेशन किलर मूव से डोंगफेंग युलियान पे छोड़ दिया अपना मूव। लेकिन डोंगफेंग चांगफेंग ने फिर से कंट्रोल पा लिया और वापस से किलर मूव को डॉज कर गया। एक तरीके से इसके अंदर मल्टीपल बॉडीज आ गई हैं भाई के अंदर, कोई भी कभी भी कंट्रोल ले रहा है, और जब भी कंट्रोल आता है तो लेने के बाद ये सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। कुछ ही टाइम बाद डोंगफेंग ट्राइब के किसी और गो इमॉर्टल की विल ने ज़बरदस्ती बॉडी का कंट्रोल ले लिया और वो भी डेथ के लिए खुद से भाग पड़ा। ओल्ड लॉर्ड कांगयान को फिर से डोंगफेंग चांगफेंग को सेव करना पड़ा। अब बैटल का पूरा सीन बदल चुका था। जो मैरिड स्टार फायरफ्लाइज पहले एकदम डिसिप्लिन्ड और एक दूसरे से कनेक्ट होकर चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अटैक कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, अब वो टोटली क्योटिक हो चुके थे। डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल पे जो प्रेशर था वो काफ़ी कम हो गया था। अब वो एक एक करके डोंगफेंग और लियान की तरफ अटैक कर रहे थे। इन सब में सबसे बड़ा थ्रेट स्कॉलर ही था। वो बिना किसी रुकावट के स्टारलाइट के समुद्र में मूव कर रहा था। उसका 1000 डिसइंटीग्रेशन वाला
जो मूव था सारे ऑब्स्टिकल को तोड़ता जा रहा था। डोंगफेंग चांगफेंग के पास अभी ओल्ड लॉर्ड कांगयान का सपोर्ट था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एशियंट सेक्ट का एक एक्सपर्ट था जिसके पास डीप फाउंडेशन थे। उसका इमॉर्टल के मूव लाइफ चेजिंग फायर भी काफ़ी अनोइंग और डेंजरस था जो स्कॉलर को काफ़ी ट्रबल दे रहा था। डोंगफेंग युलियान को कभी कभी किसी डोंगफेंग ट्राइब के गो इमॉर्टल की विल से हैवी बैकलैश मिलता। कभी कभी वो ओल्ड लॉर्ड कांगयान पे ही अटैक कर देता और कभी कभी खुद ही मरने के लिए भाग पड़ता। लेकिन कुछ ही मोमेंट में डोंगफेंग चांगफेंग फिर से कंट्रोल ले लेता है और डोमिनिक पात गुई मॉडल के अगेंस्ट फाइट करता है और वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे सिचुएशन बिगड़ी थी उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा बैटल सीन एकदम से मैसी और क्योटिक हो चुका था और इस केओस का जो मेन सोर्स था वो डोंगफेंग युनलियान था। फेरी लिशान कहते ये सब हो क्या रहा है, और वो बाकी सब बैटल फील्ड पे एकदम अच्छे से देख रहे थे, कंफ्यूज थे और शॉक भी थे। जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल इनकी सोच से बाहर था। हाई लाओलान कहते हैं लगता है डोंगफेंग चांगफेंग ने अपने ही ट्राइब के गुई मॉडल को सेक्रीफाइस कर दिया और डोंगफेंग लियान की बॉडी को पोजेस कर लिया, लेकिन उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। ये बुढ़ा तो सच में काफी शातिर निकला। फेंग युआन सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है चाहे डोंगफेंग लियान कोई भी हो, लेकिन उसकी साइड में जो फायर पाथ गु इमॉर्टल खड़ा है ना, वो नॉर्थर्न प्लेन्स का नहीं है, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल यानी इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक्सपर्ट है। ओल्ड लॉर्ड कांगयान उसका नाम है और पहले वाले बैटल के बाद मुझे लगता है उसको मुझ पर थोड़ा सा डाउट आ गया है। फेरी लिशान कहती है वट, ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाई लाओलान की आंखें थोड़ी टाइट हो गई। उसका और फेंग युआन का एक ही बोट में कनेक्शन है। अगर फेंग युआन एक्सपोज हो गया तो वो भी उसका भी गेम ओवर हो जाएगा। फेरी लिशान कहती है तो फिर क्या करें, अटैक कर दें क्या उस पर? फेंग युआन वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू कहता है नहीं, अभी उसके पास सिर्फ शक है। जब तक मैं खुद को एक्सपोज नहीं करता वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मेरी आइडेंटिटी गैस नहीं कर पाएगा। और अभी भी अभी तो बैटलफील्ड ऑलरेडी बहुत क्योटिक हो चुका है। अगर हम कुछ करने गए, अगर मान लो उसने कुछ भी करा एक तरीके से क्योटिक हो गया, और अगर यहाँ पे उसने कुछ भी करा तो वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्लस क्या होगा, डोंगफेंग चांगफेंग काफ़ी क्लेवर भी है, उसका मैरिड स्टार फायरफ्लाई स्मूव भी डेंजरस है और हमें अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करनी है तो फुल पावर यूज़ भी नहीं कर सकते। ऊपर से ओल्ड लॉर्ड कांगयान रैंक 7 एक्सपर्ट है, उसे ईजिली हराया जाना नामुमकिन टाइप का है, बहुत मुश्किल है। हमें पावर यूज़ करनी पड़ेगी जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। फेंगयुआन की आइस फ्लिकर की उसने ये मैसेज दोनों गर्ल्स को भेज दिया था। वो ऑलरेडी रिट्रीट का प्लान बना रहा था। हाँ, बैटलफ़ील्ड काफ़ी मेस्ड अप था, लेकिन उनका करंट सिचुएशन ऐसा नहीं था कि जो चाहे वो कर सकें। और इवन अगर वो फुल स्ट्रेंथ का भी यूज़ करते, तो भी 3 लोग मिलके पूरी बैटलफ़ील्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हाई लाओलान कहती है, तो तुम कह रहे हो कि हमें भागना चाहिए, लेकिन हाई लाओलान को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उसके लिए तो ये केओस एक अपॉर्च्युनिटी थी। उसने रिवर्स एक तरीके से अपनी रिवर्स मेंटालिटी है यार, उसका मन चल रहा था कि इस पे फ़ायदा उठाया जाए, फेंगयुआन का चल रहा है कि भागा जाए, एकदम रिवर्स थी। और उसने ना एक तरीके से रिवेंज की कसम भी खाई है। लेकिन हाई लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी खुद की बैटल स्ट्रेंथ भी कम हो गई है, लेकिन फिर भी सेल्फ स्ट्रेंथ गू का जो लॉस उसने फेस करा है, फिर भी वो भागना नहीं चाहती। उसका लॉस होने के बाद भी फेंगयुआन ने स्माइल करा। अब वो फेंगयुआन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि रिट्रीट करा जाए यानी भागा जाए, वो भी एडवांस में, तो तुम दोनों ने नोटिस किया होगा डोंगफेंग और लियान ने सिर्फ थोड़ी ही देर में एक डज़न्स बार कंट्रोल लूज़ किया है। ये सब कुछ उसके अंदर के 8 गो इमॉर्टल की विल की वजह से हो रहा है। हाई लाओलान और फेरी लिशान दोनों की आइज़ ब्राइट हो गए। अब उन्हें फेंगयुआन के वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया था। फेंगयुआन कहता है एग्ज़ैक्टली, सोचो डोंगफेंग ट्राइब के पास कितने गो इमॉर्टल्स बच गए होंगे। अगर कोई हिडन फोर्स भी हो, फिर भी डोंगफेंग ट्राइब का हेडक्वार्टर्स अभी के टाइम का वीकेस्ट होगा। सोच के देखो, एक सुपर फोर्स का पूरा जमा हुआ स्टॉक पाइल कितना बढ़िया होगा, क्योंकि सारे लोग तो मर गए, है ना? कितने वीक होंगे वो अभी। फेंगयुआन शांत वॉइस में बोल रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स ने हाई लाओलान और फेरी लिशान के दिलों में एकदम फायर इग्नाइट कर दी थी, जमा दी थी। हाई लाओलान कहती है, तो फिर क्या कर रहे हो? यहाँ पे वेट क्या करना है? लेट्स गो डोंगफेंग चांगफेंग के बेस को ही लूट लेते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्ट्रेट डोंगफेंग चांगफेंग के हेडक्वार्टर की तरफ ही उड़ चले, फुल एक्साइटमेंट के साथ कि अब तो यहाँ पे लूट मार की जाएगी। ये लोग आपस में लड़े मरे, हम चले लूटने। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरी आज तबीयत भी खराब थी, देखेंगे अब अगले दिन, देखते हैं ठीक हो जाए जल्दी से तबीयत।